हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम हैंडबुक बायोलॉजी अरिहंत पब्लिकेशन के अलोंग सेकेंड चैप्टर 12th का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो पहला पैरा है, इतना जो पहला पैरा है, इस पहले पैरा यानी कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है जो हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा गया है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं, है ना। तो उनकी अगर बात करें, है ना, कंप्लाई मतलब कि मानना होता है ना, तो उनकी अगर बात करें तो क्या होता है, उनमें अलग अलग प्रकार के जितने भी आपको फ्लावरिंग प्लांट होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, उसमें देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि उनके फ्लावर का कलर है ना, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आपको छोटे छोटे होंगे, नेक्टर से, ये सब में आपको काफ़ी विभिन्नता नज़र में आएगी। तो सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले ये बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक नज़र क्या हम लोग को समझ जाना चाहिए, फ्लावर के बारे में हमें जान लेनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि यह जो है मोस्ट पाइवटल स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सबसे प्रमुख आपको केंद्रकीय संरचना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यह संरचना है ना, केंद्रक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहीं से स्टार्ट होता है। अगर फ्लावर हम लोग अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे समझेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से कुछ नहीं समझ सकते हैं। आगे है फ्लावर्स। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर कोई भी प्लांट में वो फ्लावर है तो वो मैच्योर्ड पार्ट है, अगर इमेच्योर पार्ट है तो वो बड है, बड ही मैच्योर होगा तो फ्लावर बनेगा, है ना। तो ये सब ऐसे फ्लावर कैसे बना, है ना, इन रिस्पॉन्स ऑफ हार्मोन इंड्यूस स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंज ऑन सूट अफिक्सेस। तो यहाँ पर अफिक्सेस है ना, जिसे आप सूट अफिक्सेस कहते हो। तो यहाँ पर जो सूट अपिसेस है, जो आपको तने वाले भाग का जो ऊपर का जो पार्ट है ना, अपेक्स जो पार्ट है, तो उसमें क्या होता है, हार्मोन्स निकलता है, जिसके कारण में काफ़ी जो संरचनात्मक एवं क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के कार्य की उनमें परिवर्तन आते हैं, है ना। यानी कि उनके जो भी पुष्प है, कली है, जो भी है ना, जो भी था, तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी संरचना में चेंजिंग आने लगी, उनकी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, परिवर्तन आने लगा धीरे धीरे, उनके स्ट्रक्चर में फंक्शंस के अलॉन्ग, है ना, जो भी है डैट इज, तब हम लोग कहें कि आपको क्या हुआ, मैच्योर्ड फॉर्म है प्लांट का, डेट इज फ्लावर। ये रिप्रोडक्टिव का पार्ट के जैसा एक्ट करेगा, है ना। अब जैसे नीचे में आपको चार्ट दिखाया गया है कि इसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर है, तो उसको फ्लावर को किस तरीके से हम लोग डिटेल तरीके से जान सकते हैं। तो देखिए, एक कंप्लीट फ्लावर में क्या होता है, दो पार्ट होती है। जो एक इसेंशियल होता है कोई भी फ्लावर के लिए तो उसे इसेंशियल होल कहा जाता है, और जो इसेंशियल नहीं होता उसे नॉन इसेंशियल होल कहते हैं। जैसे जो बाहर का सबसे जो पार्ट है वो कैलिक्स कहलाता है, जो पत्ती वाली भाग होती है इसके एक भाग को सेपल कहते हैं, है ना। तो कैलेक्स पूरे को सेपल्स कहा जाएगा, एक भाग को सेपल कहेंगे। यहाँ पर एस लिखा हुआ है यानी कि पूरे कैलेक्स को कहा जा रहा है, ओके। उसी तरीके से अंदर वाले जो कैलेक्स का पार्ट है वो आपको पंखुड़ी जैसा होगा, उसे कोरोला कहेंगे, इस भाग को पेटल्स कहा जाएगा। अब बात है कि जो कैलेक्स था, कैलेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से करते हैं। ये क्या करता है, आपको जितने भी जो बड कंडीशन है, यानी कि जब पुष्प जो है पहले कली इमेच्योर स्टेट में कली के रूप में था, तो उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है ना। तो कली के अंदर जितने भी है उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोटेक्ट करने में आपको मदद करता है। आगे है पेटल्स। और जानते हैं कि सेपल क्या करता है ना, ये क्योंकि ये ग्रीनरी पार्ट होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस भी करता है। अब ये कोरोला का जो है आपको यूनिट है पेटल, पेटल्स यानी कि यहाँ कोरोला को रेफर कर रहा है। अब ये क्या करेगा, पेटल्स जो होते हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं, कलरफुल होगा इसलिए पॉलिनेशन करने में, और साथ ही साथ इन अंदर वाले जो होल है यानी कि एंड्रोसियम है गाइनोसियम है, उसको क्या करेगा, डेट इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ओके। आगे है, हम जानना चाहेंगे इसेंशियल होल। इसेंशियल होल दो है, एक एंड्रोसियम है एक गाइनोसियम है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नॉन इसेंशियल होल को आप एसेसरी पार्ट कह सकते हो, इसे आप रिप्रोडक्टिव पार्ट कहोगे क्योंकि ये इसेंशियल है ना, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। एसेसरी इसलिए कहा क्योंकि रिप्रोडक्शन करने में आपको सहायक होगा, इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और ये मस्ट है कि जरूर रहना चाहिए फ्लावर में, इसीलिए इसेंशियल होल कहा गया है ना। तो डेट इज, ये है आपको मेल पार्ट, डेट इज एंड्रो। एंड्रो मीन्स मेल होता है, इसेस मीन्स बॉडी होता है, गायनो मीन्स उसी तरीके से फीमेल, इससे मीन्स बॉडी। तो एंड्रोसियम का जो यूनिट होगा स्टेमेन होगा। अब बहुत सारे स्टेमेन यानी कि स्टेमेंस को हम लोग एंडोसियम कहेंगे, उसी तरीके से गायनोसियम का यूनिट होगा कार्पल या पिस्टल। तो पूरे गायनोसियम को अदर रूप में कार्पेल्स भी कर सकते हैं। अब जैसे एक स्टेमेन है, हम जैसे कोई फिगर बनाते हैं तो एक स्टेमेन है, तो इस स्टेमेन में देख रहे हो कि इस तरीका का, अगर मान लेते हैं कि कोई स्टेमेन है, तो ये जो फिगर में आप देख रहे होगे, तो ये आपका जो ये लंबा वाला जो पार्ट है डेट इज फिलामेंट होता है, और ये
बी वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कनेक्टिव होता है, और ये जो होता है ये सिंगल लोब और इस तरफ सिंगल लोब, यानी कि कितने लोब, डबल लोब। तो इसके बायलोब्ड आपको एंथर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा स्टेमन में क्या होंगे, एंथर होंगे, कनेक्टिव होगा और फिलामेंट होगा। इसका काम ही है क्या, रिप्रोडक्शन में आपको मदद करना है। और रिप्रोडक्शन का ये कौन सा पार्ट है, डेट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में आपको मदद करेगा रिप्रोडक्शन में। उसी तरीके से कार्पल है, तो कार्पल में अगर फिगर के अलोंग हम चलते हैं, है ना, तो जैसे देखिए कार्पल में आप देखे होंगे कोई भी फ्लावर है, तो कोई फ्लावर में ये आपका ओवरी है। हम अच्छा तरीका से आपको डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपका ओवरी है, ये जो है ओवरी है, ऊपर ऊपर धीरे धीरे स्टाइल चला गया और ऊपर बन गया आपका क्या, डेट इज स्टिग्मा। ये जो सेक्शंस है, तो ये हुआ डेट इज आपका क्या, डेट इज ये जो पार्ट हुआ डेट इज स्टिग्मा हुआ। यहाँ से यहाँ तक पार्ट हुआ स्टाइल, ये जो पार्ट है ओवरी है। ओके, और इसके अंदर जो आपको रहेगा डेट इज क्या होगा, ओव्यूल होगा, है ना। ओवरी बाद में जाकर के आपको फ्रूट बनाएगा, ये आपको बाद में जाकर के फ्रूट बनाएगा, और ये आपको भाई साहब बनाएंगे सीड बनाएंगे, क्योंकि ओव्यूल बाद में जाकर के क्या बनता है, सीड बनता है, जो आपको ओवरी के इनसाइड होते हैं। इस तरीके से हमने देखा। तो इसी तरीके से अब इसका काम क्या होगा, गैनिसिन का काम क्या होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। इस तरीके से हमने फ्लोरल हॉल को देखा, उसके फंक्शंस यानी कि कार्य के बारे में, यानी कि उनके जो क्या काम थे, उसके क्या करने का दस्तूर था, इसके बारे में हमने जाना, है ना। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते अगले पेज पर चलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को आपको 3 इवेंट्स में बांटा जाता है। आप जानते ही हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट होता है बाबू, डेट इज क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद उसके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला जो इवेंट हुआ यानी कि फर्स्ट जो इवेंट होगा, इस फर्स्ट इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में आपको गैमेट जहाँ पर बना उसका पहले बॉडी बनेगा, यानी कि स्पोर बनेगा, उसके बाद गैमेट बनेगा, उसके बाद यानी कि ट्रांसफर होगा गैमेट का, यानी कि पॉलिनेशन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में सीन गैमी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, है ना, क्या होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा प्रोसेस, डेट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले एम्ब्रोसेक बनेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रो बना, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओव्यूल से सीड बना, उसके बाद आपको डेट इज उसी तरीके से ओवरी से किस तरीके से फ्रूट बना, आपको फ्रूट बना, है ना। तो यहाँ पर जानना है प्री फर्टिलाइजेशन जो आपको स्ट्रक्चर और इवेंट्स, इनकी क्या क्या संरचना कैसे होते हैं और इनकी जो घटनाएं होती है, इसके बारे में प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पूरा अच्छा तरीका से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नीचे दिया गया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब ये मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, है ना। मेल गैमेटोफाइट हम लोग पॉलन ग्रेन्स को कहते हैं, किसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन को कहते हैं ना। तो जनरली यहाँ पर दिया गया कि स्टेमन क्या है, जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हमने पहले भी बताया था कि आपको, जैसे इसी पिक्टोरियल में देखिए ना, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये आपको ये देखिए फिलामेंट है, और इस भाग में आप देख रहे हो, गौर कर रहे होगे, तो ये जो है आपको बाइलोब्ड क्या है, डेट इज एंथर है। ये आपने देखा डेट इज एंथर है, ये आपका फिलामेंट है। अब इसी को जब हमने इसको काट दिया, है ना, काट दिया, इसको पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में बनाया, है ना, बड़ा किया इसी को, तो इस तरीके से आपको दिखा। तो डेट इज ये जो बड़ा पार्ट है, इसका नीचे वाला जो इतना हिस्सा है आपको, डेट इज ये आपको दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से आप अब जब यहाँ पर देखो गौर करके, तो ये देखो, अब इसके अंदर क्या है, आपको एक चैम्बर है। इस चैम्बर को कहते हैं पॉलन सैक कहते हैं। ये जो चैम्बर है ना छोटा सा, ये जो देख रहे हो ना, ये जो चैम्बर है ना, डेट इज ये जो चैम्बर है पॉलन सैक है। इस चैम्बर फट गया है। जब नहीं फटेगा ना, तो एक ही लोब में 2 चैम्बर होंगे। क्या होगा, आपको जैसे कि आप जानते हो कि ये एंथर है, तो एंथर में एक लोब है, ये आपको एंथर है ना। तो एक लोब में आपको 2 चैम्बर होते हैं। हमेशा पहले जानना है, एक लोब में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर। और इसी तरीके से दूसरी तरफ एंथर रहेगा, है ना। तो यानी कि 2 लोब, ये सिंगल लोब हुआ, इधर सिंगल लोब यानी कि डबल। इसमें भी आपको 2 चैम्बर रहेगा पॉलन सैक का। आप प्रत्येक जो है फटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, बीच से फट जाएगा, यहाँ से फट जाएगा, ऐसे फट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जब फटता है ना, तो एक लाइन पड़ जाता है, उसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। तो जब मैच्योरिटी होता है ना एंथर का, तो ये क्या होता है, 2 भाग में फट जाता है। इस हिस्से को क्या कहा जाता है,
लाइन ऑफ डेhiscence कहा जाता है। तो डैट इज तब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स यानी कि जो मिल्क गामेटोफाइट होते हैं ना, जो छोटे छोटे दाना जैसे जो अनाज की जैसे दाना जैसे लगता है वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि पॉलन सैक क्या है, दीज आर द स्पेसिस, स्पेसिस रहेगा जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आपको पाई जाएगी और वहाँ पर ही आपको रह करके न्यूट्रिशन आपको टेक करेगा और वो धीरे धीरे मैच्योर्ड होंगे। और देखिए यहाँ पर पॉलन सैक के अंदर क्या है, छोटा छोटा दाना जैसा स्ट्रक्चर आपको दिया गया कंटेंट में कि ये पॉलन ग्रेन है जो गैमेटोफाइट के जैसा आपको वर्क करेगा, मेल गैमेटोफाइट लिखा हुआ है ना, तो यही आपको दिया हुआ। आगे ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं तो ये जो हमने बताया मेल गैमेटोफाइट आपको पॉलन ग्रेन को कहा जाएगा। अब पॉलन ग्रेन का जो सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, स्टेमेन है। स्टेमेन कोई भी फ्लावर में है तो स्टेमेन जो होता है एंथर फिलामेंट से बना होता है और कनेक्टिव से बना होता है। अब एंथर की बात करें स्ट्रक्चर की, तो एंथर में आपको जो पॉलन ग्रेन बनते हैं कहाँ बनते हैं, पॉलन सैक में बनते हैं, मैंने बताया था है ना। एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि बाइलोब होता है, हमने बताया अभी बाइलोब होता है। और जो लोब होते हैं उसको कौन घेरे रहता है भाई, है ना, तो उसमें 4 पॉलन सैक होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, पॉलन सैक को अनदर नेम में माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। अब जितने पॉलन सैक होते हैं आपको वो क्या होते हैं, जैसे एक लोब में डाइथिकस यानी कि 2 चैम्बर होगा, थिकस टर्म जानते हो, चैम्बर के लिए आता है टर्म, है ना। तो डेट इज एंथर एपियर टू लाई इन 4 कॉर्नर, दस अ टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंज, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। एंथर क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, यानी कि 4 है पॉलन सैक, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट है। एंथर होता है, एंथर में जैसे कि एंथर है ना, तो एंथर में पहले जब एंथर होता है ना, तो ये जो एंथर होता है तो इसमें जब ये मैच्योर है तो इसमें एक सेल्स पाया जाता है, उस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। ये प्रत्येक सेल एक के जैसा होता है इसलिए इसे हाइपोडर्मल सेल कहा जाता है। ताकि आपको, क्योंकि इसमें जानते ही हमने बताया है कि एक प्रत्येक एकदम जितने भी सेल्स होंगे आपको एक जैसा दिखेंगे और उसमें जो आपको जो साइटोप्लाज्म होगा ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, न्यूक्लियस भी आपको काफ़ी फेमस होगा यानी कि काफ़ी मैच्योर्ड होगा, है ना। और यही हाइपोडर्मल सेल बाद में बदल जाता है आर्कियस्पोरियल सेल में जब स्पेशलाइजेशन होता है। और आर्कियस्पोरियल सेल में जब पेरिकेनल डिवीजन होता है ना, जानते हो 2 प्रकार का डिवीजन होता है, एक आपको पेरिकेनल डिवीजन होता है, एक एंटीकेनल डिवीजन होता है। जब आपको कोई भी चीज़ है उसको काटना है, पैरेलल काटना है, जैसे ये मान लेते हैं ये है, इसको पैरेलल काटना है ना, तो ये पैरेलल काटो, इस तरीके से काट दो, है ना, ये आपको पैरेलल काटो ऐसे, तो ये हो गया पेरिकेनल डिवीजन। जैसे कि कोई आपको रखा हुआ है, आपको क्या हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है बहुत सारा कॉपी किताब, उसको बीच से हटा दिए तो एक ऊपर का पार्ट आउटर लेयर हो गया, नीचे का इनर, तो इसी तरीके से आपको काट दिया गया तो वो पेरिकेनल डिवीजन। तो जब पेरिकेनल डिवीजन होता है ना, तो जो आपको बाहर वाले जो सेल्स होते हैं वो आपको पेराइसल सेल्स बनाते हैं, और जबकि अंदर वाले क्या बनाते हैं, डेट इज स्पोरोजिनस सेल्स बनाते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर पेराइसल सेल्स इन आउटर साइड, है ना, एंड स्पोरोजिनस सेल इन इनर साइड। ओके, बहुत अच्छा आपने समझा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने बताया था कि स्टेमेन का फिगर है और यहाँ पर 3 डायमेंशनली कट सेक्शन से है एंथर का, जहाँ पर आपको पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन था, इस लाइन को ही यही लाइन फटता टूट जाता था ना, टर्न हो जाता था, फट जाता था, तब आपको कहते थे लाइन ऑफ डेhiscence, जो आपको ट्रांसवर्स या तो हॉरिजॉन्टल के रूप में फटता है। जनरली आपको मस्टर्ड में आपको हॉरिजॉन्टल के रूप में फटता है, ये जो लाइन होगा ना, ये लाइन पोर के रूप में या तो फटेगा या तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको भाल्व के रूप में, इसी तरीके से आपको ये जो है लाइन आपको टूटती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो अब दिया हुआ है कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जो है यानी कि पॉलन सैक अगर देखें तो उसका जो लेयर होता है आपको 4-5 लेयर से मिलकर के बना होता है। तो बाहर वाला जो लेयर होता है ना, ये देखिए बाहर वाला जो लेयर है, इस बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाला होता है इंडोथीसियम होता है, ये भी सिंगल लेयर या तो 2 लेयर होता है। मिडिल लेयर आपको 2 से 3 होता है जनरली, है ना। तो एपिडर्मिस इंडोथीसियम सिंगल लेयर होता है, मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर होता है। अंदर में क्या होता है, प्रत्येक चैम्बर जो होता है उसका लेयर आपको टैप्टम होता है। क्या होता है, टैप्टम के अंदर आपको एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पीएमसी आपको रहते हैं। तो अब देखना एपिडर्मिस बाहर का लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सिंगल लेयर है, आपको प्रत्येक सेल में आपको सिंगल
न्यूक्लियस होंगे। एंडोथीसियम में देखिए तो ये भी सिंगल लेयर होगा, लेकिन क्या होगा, इसका जो थिकनिंग होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसे फाइब्रस थिकनिंग कहा जाता है। इसका भी काम वही प्रोटेक्शन और यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन होगा। मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर आपको 1 से 3, यानी कि हम बताए थे 2 से 3 हो, यानी कि 1 2 3 लेयर लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से टैप्टम देखेंगे, ये भी आपको सिंगल लेयर होगा, लेकिन कंडीशन कैसा होगा, यूनिन्यूक्लियेट या मल्टीन्यूक्लियेट, मल्टीन्यूक्लियेट सेल्स होगा, है ना। और इसमें साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहेगा। ये क्या करेगा, ये जो रहेगा ना टैप्टम, टैप्टम के अंदर ये जो है, ये है आपका टैप्टम। टैप्टम के अंदर जो भी एमएमसी रहेगा उसको क्या करेगा, नूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ताकि वो पॉलन ग्रेन क्या हो, विकसित हो। अब देखिए डेवलपमेंट यहाँ पर दिखाया गया कि पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है धीरे धीरे। तो जो हाइपोडर्मल सेल था ना एंथर का, जो एक ही प्रकार का होमोजीनस मासेस था, वो क्या हुआ, उसमें स्पेशलाइजेशन हुआ, यानी कि डिफ्रेंसिएशन हुआ, यानी कि वो हट 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 करके एक जगह से दूसरी जगह गया, तो उसको कहते हैं आर्कियास्पोरियल सेल। आर्कियास्पोरियल सेल क्या था कि उसमें न्यूक्लियस क्या हो गया, काफ़ी एकदम आपको मैच्योर्ड था। अब प्रोटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। जब इसका पेरिकिनल डिवीजन हुआ ना, पेरिकिनल यानी कि लेयरिंग डिवीजन, एक ऊपर वाला लेयर बन गया, एक नीचे वाला लेयर बन गया। ऊपर वाला लेयर को क्या कहे, पेराइसल सेल, और नीचे वाले को क्या कहा हमने, स्पोरोजिनस सेल्स कहा। तो जो ऊपर का जो लेयर था उसमें एंटिकलर डिवीजन हुआ, तो 2 से 5 लेयर बना, वही आपको एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और आपको डेट इज उसके बाद वाला लेयर यानी कि मिडिल लेयर बनाया, यानी कि 2 से 5 लेयर ऑफ एंथर बनाया, और अंदर में जो आपको टैप्टम था वो बनाया। अब स्पोरोजिनस सेल तो बना अंदर वाला, तो ये अंदर वाला में स्पेशलाइजेशन हुआ, यानी कि डिफरेंशिएशन हुआ ना, तो ये एमएमसी बना दिया। एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेल के लिए टर्म आता है माइक्रो, अब फीमेल के लिए आता है मेगा टर्म, ठीक है। तो माइक्रो जहाँ भी रहेगा, तो इसीलिए एमएमसी या तो पॉलन मदर सेल, क्योंकि इससे पॉलन ग्रेन बनेगा, तो इसके मम्मी को क्या कहेंगे, इसके पेरेंट को क्या कहेंगे, ये इसके मियोसाइट को क्या कहेंगे, डेट इज पॉलन मदर सेल यानी कि पीएमसी। अब इसमें मायोसिस होगा, तो मायोसिस प्रोसेस होगा, तो ये डिप्लॉयड था, हैप्लॉयड हो जाएगा, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बन जाएगा, है ना। पहले डायाड बनेगा, उसके बाद डायाड में 2 सेल बनेगा, है ना, रिडक्शन होगा पहले, उसके बाद फिर इक्वेशन डिवीजन होगा, तो टेट्राड बन जाएगा, यानी कि हैप्लॉयड आपको पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बनेगा, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा टेट्राड में। अब देखो 4 गो, एगो में देखो 4 गो पॉलन ग्रेन है, ग्रुप है, तो ये क्या होगा ना, ये बाल टूटेगा, सब अलग अलग कैसे होगा, इससे वाटर निकल जाएगा, यानी कि डिहाइड्रेशन होगा ना, तो सब टूट टूट करके अलग हो जाएगा। अब सिंगल इसमें से एक को लेकर के दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देखोगे कि जब पॉलन ग्रेन सेपरेट हो गया, तो इसमें 2 प्रकार का सेल देखने को मिलेगा, जिसी को आप 2 गो मिलेगा ना, तो इसी को कहते हैं 2 सेल स्टेज, और जब 3 गो मिलेगा ना, तो हम लोग कहते हैं 3 सेल स्टेज। तो यहाँ है 2 सेल स्टेज। अभी एक हो जाएगा रिप्रोडक्टिव वाला सेल, यानी कि जनरेटिव सेल जो छोटा होगा, और वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये जो पॉलन ग्रेन सेपरेट हो गया। अब पॉलन ग्रेन में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ जनरेटिव सेल में, तो ये जनरेटिव सेल बट करके 2 गो मेलेट बना देगा। आई बात समझ में, वो 2 गो मिल गैमेट बनाएगा, तो इसी को स्पर्म सेल कहेंगे, है ना। और जो ये वेजिटेटिव सेल था, ये ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा, है ना। तो इससे क्योंकि कि ये आखिर जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब बना है ना। जब पॉलन ग्रेन में मैचुरेशन होगा ना, तब आपको मैच्योर पॉलन बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जितना भी ऊपर में हुआ, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, पॉलन ग्रेन बना। यानी कि पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन, जेनेसिस टर्म का मतलब ही होता है, जेनेसिस टर्म यहाँ पर है ना, जेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का मतलब ही होता है पॉलन ग्रेन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। और जब गैमिट बन जाएगा ना 2 गो, तो आपको क्या हो गया, माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर तो ये आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही है, ठीक है। अब अगला जो सिचुएशन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो है, जैसे कि अब 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज, तो जनरली जो भी 2 सेल स्टेज होता है ना, जितना भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है 60% आपको 2 सेल स्टेज होता है, बाकी जितना भी है वो 3 सेल स्टेज होता है बाकी सब में। अब देखो पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग प्रकार का, देखिए यहाँ पर 5 प्रकार का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है ना। जो भी माइक्रोस्पोर बनते हैं ना आपको, तो उसमें जब ग्रुप में रहते हैं ना, तो इस तरीके से इकट्ठे रहते हैं। जनरली सबसे ज़्यादा जो होता है, जो जनरली होता है, वो हम लोग टेट्राहेड्रल देखते हैं। तो ऐसा रहेगा ना सिचुएशन, देखिए ट्रायंगल जैसा रहेगा ना, तो इस तरीके से एगो में 3 गो रहेगा, एगो पीछे रहेगा, तो टेट्राहेड्रल सिचुएशन हो गया। लेकिन अब मान लो कि सेम एकदम इक्वली सिमेट्रिकल रहेगा, तो ये आइसोबाइलेटरल कहलाता है।
और उसी तरीके से ये मान लो उल्टा टी शेप है और नीचे में एगो सेल है और 3 नंबर में है या तो एक पीछे है, तो क्या हो गया, ये डेकोजेट कंडीशन होगा। लेकिन अब चारों आगे से दिख रहा है, तो दूगो ऊपर में है टी सेल और नीचे में दूगो है, तो इसको कहते हैं टी सेल कहते हैं। एकदम लगातार 4 गो है ना। इसी तरीके से तो ये इसको कहते हैं एक सीधा जैसा, तो इसको कहते हैं लीनियर, हम लोग कह देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा टेट्राहेड्रल कंडीशन, आइसोबाइलेटरल, डेकोजेट, टी शेप और लीनियर। इस तरीके से हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में। अब आगे हम लोग को जानना है, जैसे कि ये पॉलन बॉल है, तो पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर होता है। पॉलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर। एक जो लेयर होता है उसको कहते हैं एग्जाइन, और दूसरा जो लेयर होता है उसको कहते हैं इंटाइन। तो इंटाइन तो काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक है। और जो बाहर का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, काफ़ी एकदम मत कहिए टफ होता है। ये इस तरीके से काफ़ी लेयर होता है। ये दूसरा कलर हम लेते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर ग्रीन हम ले लेते हैं। तो ये अंदर का लेयर है इंटाइन है, अब बाहर का जो लेयर होता है ना, ये एग्जाइन होता है। ये इस तरीके से आपको हम देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे होगे यही, ये सर आप रेगुलर क्या है बना दिए सर्कल। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोर है ना, ये आपको कहीं कहीं पर रहता है पोर, इसको कहते हैं जर्मिनल पोर कहते हैं ना। तो ये हुआ आपको जर्मिनल पोर। किसी किसी में एग्जाइन पर देखोगे कि इस तरीका का रहता है। ये आपको मान लेते हैं कि ये आपका एग्जाइन है ना। ये आपका एग्जाइन है और इस पर इस प्रकार का आपको पोर रहेगा, इलोंगेटेड इलोंगेटेड, तो इसको कहते हैं जर्मिनल फॉरो कहा जाएगा इस सिचुएशन को। ये देखिए बगल बगल में आपको गोला गोला जैसा रहेगा, पोर जैसा आपको रहेगा क्या ओपनिंग है। तो ये हुआ जर्म पोर। जर्म पोर जनरली 3 होता है या तो 4 होता है ना। तो ट्राइकॉल्पेटस स्टेट कहा जाता है, जनरली 3 में ही रहता है ज़्यादा। तो ये बाहर का जो एग्जाइन लेयर है, ये पूरा का पूरा बाहर का जो लेयर है एग्जाइन है। तो ये एग्जाइन 3 लेयर सब मिलकर के बना होता है। ऊपर वाला देखिए टेक्टम है, बीच वाला बकुलम है ना, यानी कि जो पोर के बीच में है ना, तो ये बकुलम लेयर है। ये नीचे वाला जो है ना इंटाइन से सटा हुआ, इसको कहते हैं फुट लेयर। अंदर में जो इंटाइन है। अब बात करना है कि जो एग्जाइन है वो किससे बना रहता है, स्पोरोपोलिनिन से बना रहता है। ये काफ़ी हार्ड होता है, जानते हैं आप। इसको कितनों एसिड दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, हाई प्रेशर दीजिएगा, है ना, तो आपको ये आपको टूटेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है, एग्जाइन हार्ड है। इसीलिए आपको उसमें क्या होता है, जगह जगह पर आपको क्या होते हैं, जर्म स्पोर होते हैं, है ना, जहाँ पर से क्या करते हैं, आपको अंदर से जो पॉलन ट्यूब है वो वहीं से जर्मिनेट करके बाहर निकलता है। नहीं तो कोई ऐसा जगह नहीं है कि उसको छेद करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो प्लांट जो पार्ट है प्लांट, तो प्लांट में सबसे हार्ड होता है ये एग्जाइन पार्ट, है ना, पोलन ग्रेन का। अब इंटाइन पार्ट देखते हैं, तो इंटाइन पार्ट नीचे का होता है, ये पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, इसीलिए कहते हैं कि ये पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है। अब कंटेंट में है कि पॉलन किट क्या है। पॉलन किट क्या होता है कि टैप्टल सेल जो होते हैं ना, वो एक प्रकार का मैटर प्रोड्यूस करता है, ताकि वो काफ़ी जो है ना पॉलन ग्रेन काफ़ी आपको कलरफुल लगे, है ना, सुगंधित लगे, अलग अलग प्रकार का रंगीन जैसा कलर लगे, है ना। तो इसकी कारण इस स्टेट को ताकि आपको जो दूसरे जो इंसेक्ट है, जो कीट पतंगे हैं, वो उसके पीछे जैसे कि फूल के पीछे एकदम आवारा हो जाए, यानी कि एकदम अट्रैक्टेड हो जाए। तो यानी कि हमने बताया कि पॉलन ग्रेन टैप्टल सेल से एक ऐसा केमिकल्स निकलता है जिसके कारण आपको पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, स्पेसिफिक आपको उसमें कलर आ जाता है और आपको स्पेसिफिक गंध देने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं पॉलन किट कहते हैं। तो पॉलन किट होता है जो आपको टैप्टल सेल आपको देते हैं, है ना, बनाते हैं। अब है फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम पहले देख रहे थे मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट किसको कह रहे थे, पॉलन ग्रेन को कह रहे थे। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कह रहे थे, पॉलन सैक को कह रहे थे। अब है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे भाई, तो फीमेल गैमेटोफाइट हम लोग जनरली किसको कहते हैं, डैट इज हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट आपको इम्ब्रोसैक को कहते हैं। किसको कहते हैं, इम्ब्रोसैक। इम्ब्रोसैक, इम्ब्रोसैक, इम्ब्रोसैक का नाम सुने हो ना, तो इम्ब्रोसैक को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज इम्ब्रो नहीं, इम्ब्रोसैक, SAC होता है ना, इसको इम्ब्रोसैक को क्या कहा जाता है, डैट इज आपको फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो इस तरीके से अब ये जो है, अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पर आता है, यानी कि इम्ब्रोसैक। तो आप जनरली हम देखिए फिगर बनाते हैं, आपको देखिए हम थोड़ा सा एक फिगर बनाते हैं। ये अभी आपने देखा था कि ये ओवरी था, ओके, मान लीजिए कि ये ओवरी है ना, गोल नहीं बना, मान लेना है कि ये ओवरी है, ठीक है।
कि ये आपका ओवरी है। आइए हम दूसरा कलर लेते हैं। ओवरी के अंदर क्या है भाई, ये ओवरी के अंदर आपका हो गया ओव्यूल, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या था, तो ये था आपका ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर छोटा सा एगो रहेगा ऐसा गोला जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस पढ़े हो ना, इसी को कहेंगे एम्ब्रियोसैक। तो ये हुआ आपको क्या, डेट इज ओवरी। ओवरी के अंदर वाला हुआ ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर वाला हो गया ये रेडवा हो गया, जो यानी कि लाल है ना कलर का, यही हो गया आपका डेट इज क्या, एम्ब्रियोसैक। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइनोसिम वाले पार्ट में जो होता था पिस्टिल होता था। सिंगल यूनिट को क्या कहते थे, गाइनोसिम के एक भाग को पिस्टिल। तो फीमेल पार्ट में होता है ना। तो देखिए अब देखना है कि जो पिस्टिल भी है इस इनर मोस्ट इसेंशियल होल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। इसमें 3 पार्ट होता था, स्टिग्मा होता था, स्टाइल होता था, ओवरी होता था। स्टिग्मा लैंडिंग पोर्शन होता था पॉलन ग्रेन का, स्टाइल जो होता था फिलामेंट सपोर्ट करता था, ओवरी जो आपको स्फेरिकल होता था, ओके, जिसके अंदर आपको ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक पाए जाते थे। अब देखना है कि मेगास्पोरेंजियम क्या है। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं ना, उसी को बायोलॉजिकली कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम क्या होता है। तो जानना है कि जैसे कोई भी अगर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, ये है आपको भाई साहब जो भी है ना, ये आप जो देख रहे हो, ओके, तो ये आपका ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर जो ये बैगनी जैसा है ये आपका एम्ब्रियोसैक है। पूरा का पूरा ये पूरा क्या है, एम्ब्रियोसैक है। इसके पूरा जो बाहर अगर की बात करें तो इसके पूरा बाहर क्या होगा, डेट इज इस तरीके से आपको क्या होगा, ओवरी होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, यहाँ पर ओवरी देखने को मिलेगा। तो इसको गोल कर देंगे। ये जो है ना, यही पार्ट आपको ओवरी से अटैच रहेगा, तो इसी को कहेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर जो है ये फनकिल है, फनकिल ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये हुआ हाइलम। ये 2 लेयर होता है जो ओव्यूल को कवर किया जाता है। बाहर वाला हो गया आउटर इंटीग्यूमेंट, अंदर वाला हो गया डेट इज इनर इंटीग्यूमेंट। तो ये बाहर वाला जो लेयर होगा ना ये आउटर होगा, अंदर वाला क्या होगा, डेट इज ये अंदर वाला होगा, इसको इनर इंटीग्यूमेंट कहेंगे। उसी तरीके से जहाँ पर ये देखो ओपन है, ये 180 डिग्री आपको मुड़ा हुआ है ना, तो ये पूरा का पूरा ओव्यूल एकदम सीधा नहीं है, ये मुड़ा हुआ है, इसीलिए ये एनाट्रोपस कंडीशन है ओव्यूल का, हम बताएंगे टाइप। तो यहाँ पर जो है ये जहाँ से आपको पॉलन ट्यूब एंट्री मारेगा ना, कोई भी तरीका का पॉलन ट्यूब एंट्री मारेगा तो वो माइक्रोपाइले की तरफ से घुसेगा, चाहे डायरेक्ट माइक्रोपाइल की तरफ से जाए तब ये ओपनिंग वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा इसी की तरफ से जाएगा डायरेक्ट, या तो इनडायरेक्ट, तब भी किधरों से इंटरमेंट की तरफ से या चलेजा की तरफ से आपको जाना है तो माइक्रोपाइल की तरफ से ही। तो इस तरीके से यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपको ये माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये चलेजा वाला हिस्सा हो, चलेजा के नीचे वाला जो हिस्सा हुआ आपको ओव्यूल में हम लोग तो वो होता है न्यूसिलस होता है, वो आपको नूरिशमेंट देता है ना। अब ये इम्ब्रोसैक है तो इम्ब्रोसैक में आपको 3 सेल होता है, नीचे माइक्रोपाइलर की तरफ 2 सिनर्जिड होता है बगल में, आप बीच में एक सेल होता है ना। और बीच में एगो सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होता है छोटे छोटे को, इसको कहते हैं एन एन के फॉर्म में रहता है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड के रूप में। तो इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या तो कहते हैं 2 के रूप में है तो प्राइमरी नहीं, जबकि क्या कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके ऊपर में यानी कि एंटी रीजन में आपको माइक्रोपाइल के एंटी रीजन में 3 गो सेल्स रहता है ना, पॉड जैसा रहता है, पॉड देखे हो ना, तो एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, 3 गो रहता है। तो इस तरीके से ये ओव्यूल है। अब हम आगे की बात करते हैं, जो छूट गया है ना, पीछे की बात करते हैं नहीं। तो एक ओव्यूल में जनरली आपको देखने को मिलेगा क्या, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और आपको 1 से या तो किसी में तो जानते हो ओव्यूल में एक इंटीग्यूमेंट भी रहता है, 2 भी रहता है, 3 गो रहता है, 1 भी नहीं रहता है। तो किसी किसी में अब्सेंट भी रहता है, किसी किसी में 3 गो रहता है, किसी किसी में 2 गो, किसी किसी में 1 गो, तो ज़्यादातर 2 गो होता है आपको डाइकोट में, है ना। और हायर लोअर जो डाइकोट है या हायर मोनोकोट है उसमें 1 गो होता है, सिंगल होता है, ओके। किसी किसी में तो पार्टिकुलर 3 गो भी होता है, किसी किसी में तो अब्सेंट भी होता है। तो जो ये इंटीग्यूमेंट जो कंडीशन है उसको टेगमिक कहते हैं। अब जैसे ओव्यूल है, ये गोला वाला पार्ट है, इसके अंदर अगर देखें एक्सेप्शन में अगर देखें तो जो ये गोला ओव्यूल के अंदर जो हिस्सा है ना, जो इम्ब्रोसैक है, तो इम्ब्रोसैक अगर नीचे की ओर जो खुला हुआ रीजन है ओव्यूल में वो हुआ माइक्रोपाइलर इंड, और जस्ट इसके अपोजिट वाला इंड हुआ क्या, चैलेंजर इंड। और जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर था हमने बताया था, डंठलनुमा स्ट्रक्चर था,
फनिकल था, है ना, जिसको कहते थे फनिकल। फनिकल का सिंगुलर हुआ फुनिकुलस। ओके, तो इस तरीके से आइए डायग्राम में देखिए, ये है आपको दिखाया गया है कि आपको हाइलम क्या होता है। हाइलम बीच में ओव्यूल, और ये हुआ ओव्यूल, ओव्यूल और नीचे में क्या है, ये फनिकल के बीच में एक जंक्शन होता है, बीच का हिस्सा, इसी को कहते हैं हाइलम। फिर से बताते हैं, ये है आपका ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है इम्ब्रोसैक, इम्ब्रोसैक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट है। अब जो ये खुला हुआ पार्ट है ये माइक्रोपाइल है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा आपको क्या होगा, डेट इज चलेजा, चलेजा के बगल में न्यूक्लियस होगा। ये आपको ओव्यूल 2 लेयर से कवर होता है, 2 सतह से ढका रहता है। बाहर वाला आपको आउटर इंटरमेंट कहा जाता है, जबकि अंदर वाला इनर इंटरमेंट कहा जाता है। तो बाहर वाला फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है टेस्टा में, जबकि अंदर वाला जो है बदलता है किसमें, टेगमेन में। ओके, और अंदर में 7 सेल 8 न्यूक्लिएट है, तो उसमें 2 सिनर्जिड सेल्स है, दोनों में आपको एक एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा, सिंगल सिंगल से है ना। बीच में आप क्या रहेगा, एक सेल्स रहेंगे, और बीच में आपको सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस रहेगा, और ऊपर एंटीपोडल सेल्स है। आगे बढ़ा जाए, ओव्यूल का अगर देखो कि ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारा ओव्यूल, जैसे अलग अलग प्लांट में फनकिल, चलेजा, माइक्रोपाइल, और ये सब का जो पोजीशन है ना, तो फनकिल, चलेजा, माइक्रोपाइल, आपको हाइलम, ये सब का अलग अलग अगर देखते हैं पोजीशन, तो उसके अनुकूल हम लोग बहुत सारे ओव्यूल देखते हैं प्लांट में। जनरली सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन आपका कौन है, इसमें मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा है आपको एनाट्रोपस। सबसे पहले जो ज़्यादा पाया जाता था एट्रोपस, और सबसे ज़्यादा जो अभी एडवांस के रूप में है, सबसे वेल डेवलप है आपको सर्सिनोट्रोपस। ओके, तो आइए, जो पहले के ज़माने में पाया जाता था उसमें जनरली सिंपल प्रिमिटिव यानी कि जिम्नोस्पर्म होता था। आई बात समझ में, नहीं आया समझ में, तो पहले का जो था ना, पहले का जो ओव्यूल रहता था, ऐसे वो गोला बना देंगे, एकदम सीधा ऐसे था उसका ओव्यूल था, है ना, इस तरीका का एकदम एकदम प्योर, एकदम सीधा, एकदम सिंपल ओव्यूल था, इस तरीके का ओव्यूल था। यहाँ पर ये माइक्रोपाइल रहता था बेचारा, और नीचे आपको चलेजा रहता था, और चलेजा के नीचे हाइलम रहते थे, हाइलम के नीचे आपको रहता था माइक्रोपाइल रहता था। सॉरी, यहाँ पर माइक्रोपाइल है, ये आप, सॉरी क्या बता दिए, ये आपको माइक्रोपाइल वाला हिस्सा हुआ, ये चलेजा वाला हो गया, ये हाइलम वाला, ये फनिकिल हो गया। यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, ये आपको फनिकिल हो गया। चलो इसको मिटाते थोड़ा सा, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका चलेजा, ये हो गया तपरी हाइलम, यहाँ पर हाइलम हुआ, ये यहाँ पर आपको हो जाएगा डेट इज क्या, फनिकल। ये जो हुआ आपको क्या है, फनिकल है। ओके, तो इस तरीके से ये एट्रोपस कंडीशन हुआ। एनाट्रोपस में वही रहता है, अभी हमने बताया कि डेट इज ये एनाट्रोपस कंडीशन। एनाट्रोपस कंडीशन में जानते हो ओव्यूल एकदम ऐसा रहेगा, जनरली जो आजकल जो देखते हो ना, ये आपको 180 डिग्री घुमा हुआ रहेगा, इसमें 2 लेयर रहेगा, एक लेयर ये जो है आपको इंटरमेंट है, इंटरमेंट इस तरीके से आपको एकदम बना पड़ा रहेगा ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये जो कंडीशन है देखने को मिलेगा ना, तो ये जो कंडीशन हम पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, चलिए अभी तो मिटा नहीं, तो उस तरीका का कंडीशन एनाट्रोपस कहलाता है। ये जनरली आपको कॉमन होता है सोलनेसी में, मालवेसी में, ये सब में एनाट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस क्या होता है, उसी तरीके से कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है कि आपको कर्व रहता है, कर्व। कंपाइलोट्रोपस में आपको कर्व रहता है क्या, दैट इज इम्ब्रोसैक आपको कर्व रहता है। ओके, काफ़ी इरेगुलर जैसा उसमें जो रहेगा आपको दैट इज इम्ब्रोसैक रहेगा। ये जनरली फैमिली आपको देखने को मिलेगा, आपको कंटेंट में दिया हुआ है, चिनोपोडियासी या तो कैप्रोडियासी में रहेगा, है ना। ये आपको एम्फीट्रोपस में क्या होगा कि एम्फीट्रोपस में जनरली यही होता है कि आपको जो भी आपको एनाट्रोपस के जैसा कंडीशन अगर देखते हैं तो थोड़ा सा हट करके कर्व रहेगा, लेकिन उसमें आपको जो इम्ब्रोसैक है ना, इम्ब्रोसैक अगर देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ओव्यूल है, जैसे हम ठीक फिगर से बनाते हैं कि ये आपको ओव्यूल है ना, और इस तरीका का ओव्यूल है, इस तरीका का आपको ओव्यूल है,
ओके, ये ज़्यादा लाइन बन गया। तो यहाँ पर जो देखते हैं ये जो इम्ब्रोसैक रहेगा ना, इम्ब्रोसैक एकदम इस प्रकार का रहेगा, घोड़ा के एकदम नाल के जैसा रहेगा। इसी घोड़ा के नाल के कारण हम लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, एम्फीट्रोपस हुआ। हेमी एनाट्रोपस कंडीशन में देखोगे कि ओव्यूल जो है जनरली परपेंडिकुलर रहता है, ओव्यूल का कुछ पार्ट जैसे चले जा आपको ये इस प्रकार का एकदम देखने को मिलेगा। चलो इसको भी हम हेमी एनाट्रोपस कंडीशन में देखोगे तो ये आपको रहेगा ओव्यूल, इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। इस तरीके का आपको ओव्यूल कंडीशन रहेगा। तो ये जो कंडीशन रहा ना, इसमें क्या हुआ कि ये माइक्रोपाइल देखो यहाँ है, यहाँ पर देखो चलेजा हुआ, ये हुआ आपके बेचारे हाइलम हो गए, ये आपको डेट इज क्या हो गया, फनिकल। तो इसमें देख रहे हो, इसमें आप देख रहे होंगे, गौर किए होंगे कि ये आपको फनिकल है ना। तो ये आपको चलेजा और माइक्रोपाइल जो है दोनों एक लाइन में आ गया, और ये जो है हाइलम जो है और फनिकल जो है पूरा आपको एक दूसरे के इस लाइन में आ गया है ना। देख रहे हैं, तो फनिकल जो है इस तरीके से है और ये इस लाइन से आ गया। तो देख रहे हो कि एकदम टी जैसा बन गया। तो टी जैसा बन गया तो इसी को ना कहते हैं कि परपेंडिकुलर, उलट दो तो इसको हम परपेंडिकुलर के रूप में कहते हैं, तो यानी कि परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, सर्सिनोट्रोपस में कुछ नहीं ज़्यादा होता है, ये जनरली देखो हेमियोट्रोपस का एग्जाम्पल नहीं बताया, और इसी तरीके से एम्फीट्रोपस का एग्जाम्पल में देखो अलिस्मेसी बुटिस्मेसी हो जाएगा, हेमियोट्रोपस का प्राइमोलियसी प्लम्बगिनेसी होता है। सर्सिनोट्रोपस में जनरली क्या होता है, फॉनिकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुड़ा रहता है। कैसे रहेगा कि जैसे ये मान लेते हैं कि ओव्यूल है, उसी तरीके से ये आपको डबल इंटुगमेंट है आपको भाई साहब का, इधर भी हम इंटुगमेंट तुरंत बना देते हैं। ये जो रहेगा ना, ये फॉनिकल काफ़ी इस तरीका का रहेगा, एकदम से लंबा चौड़ा रहेगा। यही फॉनिकल आपको इसी तरीके का रहने के कारण हम लोग कहते हैं कि काफ़ी इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है आपको इसमें देखने को मिलता है। किस में, कैक्टेसी में। तो डैट इज ये हुआ, फॉनिकल काफ़ी आपको कर्व है, इसीलिए ये सर्सिनोट्रोपस आजकल काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप है। ये आपको किसमें, जनरली कैक्टेसी में देखने को मिलेगा, है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है देखो, एट्रोपस कंडीशन एकदम देखो ऐसा रहेगा, सिंपल कंडीशन। एनाट्रोपस मुड़ा हुआ रहेगा। आपको कैम्पाइलोट्रोपस दे दिया है, इसमें जो है कैम्पाइलोट्रोपस में जनरली ये इम्ब्रोसैक है ना, तो ये इम्ब्रोसैक इसमें समझाया हुआ नहीं है। तो इम्ब्रोसैक एकदम इस तरीका का रहेगा, इम्ब्रोसैक एकदम इरेगुलर रहेगा, उसके अंदर जो रहेगा जो भी आपको सेल्स रहेंगे, तो इम्ब्रोसैक आपको इरेगुलर रहेगा। चलिए हम समझा दिया मैं। और जानते हो कि फॉनिकल, माइक्रोपाइल, चलेजा, न्यूसिलस ये सब क्या होता है, कहाँ पर रहता है ना, ये तो मैं पहले समझा चुका हूँ। अब चलते हैं इम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रोसैक। जब इम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट देखते हैं, यानी कि इम्ब्रोसैक को पहले कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर दो प्रोसेस होता है, एक मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, एक होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो पहले बॉडी बनेगा, उसके बाद गैमेट बनेगा। तो वही होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस में कि मेगा स्पोर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इम्ब्रोसैक बनने के प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से जब इम्ब्रोसैक बनेगा तभी तो आपको उसके अंदर गैमेट बनेगा ना, है ना। तो इस तरीके से मेगा स्पोर आपको क्या बनाएगा, आपको कहाँ से बनेगा, मेगा स्पोर जो भी है मदर सेल वो हाइपोडर्मल सेल से बनेंगे, उसके बाद आर्किया स्पोरियल से, जैसे मैंने पहले बताया था आपको पोलन ग्रेन में, उसी तरीके से। लेकिन वहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था तो वहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल होगा, है ना, सिर्फ अंतर वही रहेगा। इसमें भी आपको रहेगा, डेट इज क्या होगा कि 4 गो क्लस्टर सेल्स रहेगा, डाया टेट्राड आएगा सिचुएशन, है ना। इसमें 3 गो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ एक के गो अच्छा रहेगा, वही आपको फंक्शनल मेगास्पोर आपको बनाएगा, है ना। मेगास्पोर बनाएगा वही आपको क्या कहलाएगा, मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगा, है ना। तब मेगास्पोर देखिए इस तरीके से बनता है। इम्ब्रोसैक अगर बनता है ना तो मेगास्पोर को, इम्ब्रोसैक आपको जनरली क्या होता है कि एडवेंटिव आपको एम्ब्रोनी हम जब बताएंगे ना तो एडवेंटिव से बनता है, वो आपको एम्फीमिक्सिस कंडीशन से आपको इम्ब्रोसैक बनता है, डायरेक्ट एकदम बन जाता है जनरली। चलो तो ये हुआ इस तरीके से। तो यहाँ पर दिखाया गया कि ये मेगास्पोर या तो इम्ब्रोसैक बनेगा। तो इस तरीके के डेवलपमेंट होता है इम्ब्रोसैक में, जिसके कारण क्या होता है, लास्ट में जाकर के फंक्शनल एक बनाना है तो आगे प्रोसेस होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो देखो ये अब आपको एनसीईआरटी कंटेंट में भी मिलेगा कि यहाँ पर एमएमसी है,
मेगास्पोर मदर सेल है, आप ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये चैलेंजा वाला रीजन है इधर, आप बगल में आपको जो सेल्स होंगे वो न्यूक्लियस का सेल है, कोई दिक्कत। तो अब जो है इसमें देख रहे हो कि सिंगल सेल था, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल था, तो ये डायड हो गया, तो मेगास्पोर डायड हुआ, और उसी तरीके से फिर से माइटोसिस हुआ तो टेट्राड बन गया, है ना। तो ये कंडीशन आपको फिगर में दिखाया हुआ है। अब देखो कंडीशन में है कि 3 गो सेल क्या होगा जो आपको माइक्रोपाइल के तरफ होगा रीजन, वो क्या होगा, ऊपर में माइक्रोपाइल दिखा रहा था, इसमें देखो दिखा रहा है, तो इधर के जो 3 गो सेल बना ना, ये जो तीनों सेल है, ये तीनों सेल आपको क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, और ये भी खराब हो जाएगा। अब बचेगा कौन, सिर्फ एगो बचेगा। अब यही सेल आगे जा कर के आपको क्या करेगा, आपको डिवीजन होगा, आपको उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा वो भी। तो अब एगो सेल बच गया, तो एक सेल आपको 2 न्यूक्लियस सिर्फ डिवीजन होगा, इसलिए न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे, है ना, कैरियोकाइनेसिस अब होगा सिर्फ। फिर उसी तरीके से आगे फिर से हुआ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर से 2 से 4 हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, 2 से 4, 4 से फिर 8 हो गया। अब यहाँ से ये 4 है, तो इसमें से एक जो है ना सिंगल जो देखोगे, इसमें से एक आपको न्यूक्लियस आ गया बीचे में, इधर से भी आ गया बीचे में, तो क्या हो गया, सेंटर पर आ गया, और दोनों सेंटर पर आ करके ये बना देगा आपको क्या, डेट इज सेंट्रल सेल बना देगा। और जो इधर जो 3 गो बच गया जो ऊपर वाला रीजन में, ये आपको एक सेल और सिनर्जिड्स बना देगा, बीच वाला एक होगा, अगल बगल वाला आपको सिनर्जिड्स होगा। उसी तरीके से आपको चलेजल रीजन की तरफ है, आपको चलेजल रीजन की तरफ ये जो आपको यानी कि माइक्रोपाइल के उल्टा तरफ ये एंटीपोडल सेल का लगा। इस तरीके से पूरा अगर काउंट करेंगे ना नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो उसको कहेंगे 7 सेल 8 न्यूक्लियट। तो इस कंटेंट में हमने देखा। अब जो है प्रत्येक जब सेल बनेगा तो एक बात ध्यान रखना कि बॉल फॉर्मेशन होगा, वैक्यूल बनेगा, तभी आपको डेट इज ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से अब जनरली देखेंगे पूरा का पूरा इस इम्ब्रोसैक में, ये पूरा क्या है, ये किसका सेल है, ये इम्ब्रोसैक है। इम्ब्रोसैक के अंदर देखो 7 सेल 8 न्यूक्लियट है, ये पूरा एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल या तो सिनर्जिड एक है, ये किस में है, इम्ब्रोसैक में। तो इम्ब्रोसैक के नीचे वाला जो हिस्सा है ये माइक्रोपाइलर इंड है, पलट दिया है ना, इसमें फिगर में आपको पलट दिया है। तो माइक्रोपाइल की तरफ आपको 2 सिनर्जिड्स बगल बगल में मिल जाएगा, ये देखो ये सिनर्जिड्स से अभी पीछे की ओर जो दिखा रहा है ये एग सेल है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, एग सेल है। एनसीईआरटी कंटेंट में तो आगे दिखा देता है एग सेल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पोलर न्यूक्लियाई ये है, 2 गो है आपको NN+ यानी डिप्लॉयड फॉर्म में है, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के अंदर ही आपको पोलर न्यूक्लियाई या तो सेकेंडरी न्यूक्लियस को एंटीपोडल सेल छलेजल की तरफ ये पलट दिया है आपको। तो इधर माइक्रोपाइल कर दिया है, ऊपर छलेजल इंड कर दिया है। इस तरीके से हमने देखा है इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियट। एक बात और है कि जो यहाँ सिनर्जिड से और एग सेल है, ये इसको मिला करके हम लोग कहते हैं एग एपरेटस कहते हैं, क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। ओके, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, एग एपरेटस के साथ एगो जो होता है आपको गद्देदार जैसा स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये क्या करता है, गाइड करने का काम करता है, ऑब्टूरेटर करता है ना, कि आपको जो स्पर्म सेल आएगा यानी कि जो आपको मेल गैमेट आएगा ना पॉलन ग्रेन का, दो किधर किधर एंट्री मारेगा, तो एंट्री को आपको गाइड करने में ये मदद करता है, इसीलिए ये गाइड के जैसा हम लोग कह सकते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसका दूसरा नाम है ऑब्टूरेटर। आगे है जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का यानी कि डेवलपमेंट स्टेज खत्म हो जाता है एंथर और क्या पिस्टिल का, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो गया, इम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट हो गया अच्छा तरीका से, तो आपको पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से आपको स्टिग्मा पे जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरीका का होता है, एक मान लेते हैं कि एक फ्लावर के अंदर हुआ, एक बाइसेक्स, ये मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, ये प्लांट है और इस प्लांट में ये मान लेते हैं कि आपको फ्लावर है, तो इस फ्लावर में ये मानते हैं कि ये मेल फ्लावर है, ये नीचे में आपको क्या है, फीमेल है। तो मेल से फीमेल के पास कोई गया, आपको एक ही फ्लावर के बीच हुआ, तो ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, अब वो भी जेनेटिकली सिमिलर। अगर मान लेते एक के वो प्लांट है और ये क्या है, आपको एक फ्लावर यहाँ है ना, एक मान लेते हैं कि यहाँ पर है, मान लो कि इसके ऊपर में है ना, ये इस प्रकार का, ये फीमेल है, तो इसका जो पॉलन ग्रेन है यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, फीमेल के पास चला जाएगा, तो ये भी जेनेटिकली सिमिलर है। तो जेनेटिकली सिमिलर जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर फ्लावर में अगर कहा जाए तो ये दूसरे फ्लावर के बीच हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ हुआ तो सिर्फ एकदम कैजुअली कह सकते हैं कि ये आपको सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है एकदम कॉम्प्लेक्स वे में क्रॉस पॉलिनेशन, ये हुआ कि सेम प्लांट सेम फ्लावर के बीच, ये हुआ देखो सेम फ्लावर डिफरेंट फ्लावर के बीच,
क्रॉस पोलिनेशन होता है वो कि डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर के बीच होता है ना। तो डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर की, ये मान लो कि यूनिसेक्सुअल प्लांट में मेल है और ये इधर क्या है, इस फ्लावर में मान लेते हैं कि आपको क्या है, डेट इज ये आपको फीमेल है इसमें। तो यहाँ से आपको कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा पोलन ग्रेन। तो ये होगा क्रॉस पोलिनेशन। ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कंडीशन में भी होगा। बाइसेक्सुअल में तो इमैस्कुलेशन बैगिंग आपको लगाने के बाद होगा, प्रोसेस अप्लाइड होगा। आगे है कि सेल्फ पोलिनेशन होता क्या है, पूरा अच्छा तरीका से जाने। तो सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा नाम है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को जनरली हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं, जिसको एडेप्टेशन भी कहा जाता है, एडेप्टेशन और सेल्फ पोलिनेशन। जो आपको ऑटोगैमी एक डायरेक्ट हुआ, यानी कि होमोगैमी जिसको कहते हैं, यहाँ ऑटोगैमी दे दिया, होमोगैमी कह सकते थे। होमोगैमी जनरली आपको कैथरंथस में, आलू में, आपको और किस में देखने को मिलता है, बहुत सारे आपको प्लांट है ना, मिराबिलिस में, वायोला में, ये सब में देखने को मिलता है होमोगैमी। जिटनोगैमी क्या होता है कि जिटनोगैमी सिमिलर प्लांट होते हैं, लेकिन आपको फ्लावर क्या होता है अलग अलग, जेनेटिकली सिमिलर होगा तब ये जिटनोगैमी हो। क्लिस्टोगैमी में क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई फ्लावर है, वो क्लोज कंडीशन में, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना कि जिसमें क्लोज फ्लावर और ओपन फ्लावर दोनों होता है, जैसे कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों होता है। जैसे आपको बालसम हो गया है ना, आपको बालसम हो गया, वायोला हो गया, ये सब जो प्लांट है आपको क्लिस्टोगैमी को रेफर करते हैं, ठीक है। कॉम्बलिना हो गया, तो ये सब जो है एग्जाम्पल क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगेमस दोनों होते हैं। चलिए, होमोगैमी में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा के बीच होगा, लेकिन फ्लावर क्या होगा, एक होगा, सिमिलर होगा। पहला सिचुएशन जो बताया था पहले डायग्राम में यही है। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा एंथर और स्टिग्मा का, है ना। इंडिंग बिंडिंग जो भी होगा, जो कंडीशन देखने को मिले है ना, इसमें देखने को मिलेगा, जो आपको मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलता है ना। जिटनोगैमी में क्या होगा कि आपको प्लांट एक रहेगा, सिंगल प्लांट रहेगा, प्लांट सेम रहेगा, लेकिन आपको जो है क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक यहाँ फ्लावर है तो एक यहाँ पर फ्लावर है, तो 2 अलग अलग फ्लावर रहेगा। मान लो कि ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी मान लेते हैं कि ये भी क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो डायग्राम जो हम माउस से डायग्राम बना रहे हैं, इसीलिए डायग्राम में थोड़ा सा टेढ़ापन हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये जिटनोगैमी होगा। क्लिस्टोगैमी में इस तरीके से हमने जाना ही। तो डेट इज क्या होगा, ये आपको पैक फ्लावर रहेगा, क्लोज फ्लावर रहेगा, तब आपको क्या होगा कि पैक रहने के कारण वहीं पर जर्मिनेशन हो जाएगा पोलन ग्रेन का, पोलन ट्यूब आपको स्टिग्मा पे, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, है ना। वेरिएशन क्रिएट ही नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन में वेरिएशन क्रिएट ही नहीं होता है। अब दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन, जीनोगैमी कहते हैं, या तो हम लोग कहते हैं इसको ऑलोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑलोगैमी, ALLOGAMY। इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स किसी एक प्लांट के दूसरे प्लांट के जो होता है, जो फ्लावर जो होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर के बीच आपको क्या होता है, एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा के पास लैंडिंग करता है, तो ये होता है क्रॉस पोलिनेशन भाई। इसमें क्या होता है कि जेनेटिकली जो फ्लावर होते हैं दोनों जब होता है, तो ये जेनेटिकली क्या होता है, डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट फ्लावर के बीच से होता है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑलोगैमी के नाम से जानते हैं। अब अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज में है एडेप्टेशन की। जैसे क्रॉस पोलिनेशन का बहुत सारा टाइप है, या तो एडेप्टेशन कर सकते हो, या तो कर सकते हो कंट्रीवांसेस, यानी कि युक्तियाँ कर सकते हो। इसी को कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस भी के नाम से जानते हैं, है ना। अभी पहला सिचुएशन है कि डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है कि मान लो कि कोई प्लांट है ना, डाइकोगैमी सिचुएशन होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है मान लेते हैं, तो उसके बीच में क्या हो गया कि किसी का मैच्योरिटी पहले हो गया, किसी का मैच्योरिटी बाद में होगा। तो एक कंडीशन होता है कि मेल का मैच्योरिटी पहले हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि मेल का मैच्योरिटी पहले हो जाता है तो उसको प्रोटैंड्री स्टेट कहते हैं। फीमेल का पहले हुआ मैच्योरिटी तो उसको कहते हैं प्रोटोगैनी। देखिए यहाँ पर प्रोटोगैनी है, यहाँ पर देखिए आपको प्रोटैंड्री है। तो प्रोटोगैनी जो स्टेट है, आपको प्रोटैंड्री दोनों का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि आपको देखिए एरिस्टोलॉचिया में, ऑस्क्रोफुलेरिया में आपको प्रोटोगैनी होता है ना। यहाँ तक फीकस में भी आपको क्या होता है, प्रोटोगैनी देखा जाता है। और आपको इसमें तो सनफ्लावर इम्पैशियंस है ना, और बाकी मालवेसी, सोलेनेसी, अस्ट्रेसी जो भी है, यानी कि उसमें आपको प्रोटैंड्री सिचुएशन देखने को मिलता है। दूसरा है डिक्लाइनी। डिक्लाइनी तभी होता है ना कि जब कोई भी मान लेते हैं कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है, जैसे कोकोनट है, पाम है, आपको पपाया है ना, ये सब कंडीशन में आपको डिक्लाइनी स्टेट देखने को मिलता है, जिसके कारण कि यूनिसेक्सुअल होने के कारण कि सेल्फ पोलिनेशन होगा ही नहीं, तो जनरल है कि क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो ये सब सिचुएशन मैंने एग्जांपल बताए हैं ये आपको, है ना। कोकोनट, पाम, कुकुरबिटेसी फैमिली, है ना, कोहड़ा, कद्दू जो भी है, दैट इज परवल,
है ना, प्रोर नेनुआ। हार्कोगैमी में क्या हुआ कि दो, जैसे कि मान लेते बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हार्कोगैमी क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। जनरली हार्कोगैमी में जैसे मेल और फीमेल के बीच के आपको बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। तो ये देखो ये फ्लावर है, अब फ्लावर में क्या हुआ कि अब देखो हम ये फिगर बना रहे हैं, ये दोनों में ये पॉलिनेशन कराना चाहता था मेल, लेकिन बीच में कोई आ गया है ना, तो बीच में आ गया, इसके कारण पॉलन ग्रेन इसका जा नहीं पाया, है ना। तो इस स्टेट में क्या होगा, दूसरे प्लांट का, है ना, सेम स्पीसीज का आपको दूसरे का पॉलन ग्रेन आया जाएगा तुरंत, दूसरे का आ गया, यहाँ पर क्या होगा, आपको सेल्फ नहीं क्रॉस पोलिनेशन का स्टेट आ जाएगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हार्कोगैमी। ये सब जनरली आपको पांसी में, आपको आगमन वाला प्लांट यानी कि कैलोट्रोपिस में, है ना, आपको एरिस्टोचिया, ये सब भी देखने को मिलता है ना। अब एक होता है सेल्फ स्टेरिलिटी या तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कह सकते हैं, जिसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाला में ये हम सेल्फ स्टेरिलिटी बता रहे हैं। जैसे आपको पोटैटो में होता है जनरली, है ना, देखने को मिलता है, टोबैको में, क्रूसीफर्स में देखने को मिलता है। ओके, तो सेल्फ स्टेरिलिटी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। उसमें क्या होता है ना कि मान लो कि मेल है, फीमेल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो इसमें मान लो कि ये क्या है कि खुद का खुद आपको स्टेराइल है, मान लेते दोनों में से कोई एक स्टेराइल है, तो क्या अब इसके किसका पोलन आएगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर का ही आएगा। या मान लेते दूसरा उल्टा सिचुएशन मान लीजिए, तो वही कंडीशन होगा कि इसका जो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर जाएगा, है ना, सेम जेनेटिकली आपको सिमिलर। तो इस सिचुएशन में क्रॉस पोलिनेशन होगा, तो उसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या तो इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये जनरली चाय में, पोटैटो में, टोबैको में, क्रूसीफर्स में, पैसिफ्लोरा में, ये सब में देखने को मिला है ना। तो हमने ये बताया। इसके अलावा प्रीपोटेंसी है, स्टाइली भी है, लेकिन आपके इस कंटेंट हैंडबुक में दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, जिससे पॉलिनेशन कराने में बहुत सारे एजेंट का सहयोग होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, है ना। तो जैसे वो कुछ जो एजेंट होते हैं वो आपको लाइफ से रिलेटेड रिलेशन रखते हैं, कुछ लाइफ से नहीं रिलेशन रखते हैं। तो कुछ लाइफ वाले नहीं होते हैं, यानी कि जो नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि नेचुरल होते हैं, उसे बायोटिक एजेंट कहते हैं, जो लिविंग होते हैं उसे बायोटिक एजेंट कहते हैं। नहीं देखते हो कि एजेंट होता है, डोयर होता है, मीडिएटर होता है, तो उसी को एजेंट कहा जाता है। अब जैसे पॉलिनेशन अगर एयर के द्वारा होगा तो उसे एनीमोफिली कहते हैं, एयर यानी कि विंड, है ना, बहती हवा को क्या कहते हैं। वाटर के द्वारा होगा हाइड्रोफिली। उसी तरीके से बायोटिक एजेंट में आ जाओ तो इंसेक्ट के द्वारा होगा इंटेमोफिली। इंटेमो का मतलब हुआ इंसेक्ट, यहाँ पर हाइड्रो मतलब वाटर हुआ, अनीमो मतलब विंड हुआ। ये सब टर्मिनोलॉजी को हम लोग ध्यान देंगे। ऑर्निथो मतलब बर्ड होता है, तो फिली मतलब होता है पॉलिनेशन मैरिज होता है। ओके, तो ऑर्निथोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। चीरोटेरोफिली, चीरो का मतलब होता है हैंड, टेरो मतलब होता है आपको क्या, वही विंग्स होता है। फिली का मतलब वही हुआ, मैरिज हुआ, गैमी हुआ, है ना, यानी कि दैट इज पॉलिनेशन बाय बैट, दैट इज कॉल्ड चीरोटेरोफिली। मलैकोफिली में आपको मलैकोस का मतलब होता है सॉफ्ट, फिली का मतलब हुआ वही, उसी तरीके से पॉलिनेशन हुआ, कह सकते हैं तो पॉलिनेशन बाय स्मूथ बॉडी, जिसे के द्वारा होता है। मायरमिकोफिली में यानी कि चीटी के द्वारा होगा। मायरमिको का मतलब होता है एंट होता है ना, टर्म होता है। फिली मतलब वही हुआ, मैरिज हुआ, है ना। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन से रिलेटेड टर्म आता है, तो दैट इज पॉलिनेशन बाय इफ इन फ्लावर दैट इज ड्यू टू ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड, आपको कह सकते हैं एंथ्रोफिली। इन दिस कंडीशन हमने देखा कि ये बहुत सारे सिचुएशन देखा, एंटीबायोटिक आपको क्या बोल दिए, है ना, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। तो अब देखिए प्रत्येक का एग्जाम्पल देखिए। अनिमोफिली का एग्जाम्पल जो होता है, ये जनरली क्या होते हैं कि इसके जो ये लाइट होता है नॉन स्टिकी होता है ना, ये आराम से उड़ते हैं ना, जैसे मोनोकोटिलेडन जितना भी होता है ना, जो आपको एबायोटिक एजेंट रेफर करता है। जैसे आपको विंड में देखो ग्रासेस है, मेज है, जिम्नोस्पर्म, ये सब में क्या होता है, अबायोटिक होता है। वाटर के लिए देखो जोस्टेरा हो गया, सेराटोफाइलम हो गया, हाइड्रिला हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, ये सब में आपको वाटर के द्वारा होता है। इंसेक्ट के द्वारा तो आप जानबे करते हो, रोज में होता है, पॉपी में होता है, साल्विया में, जो सुगंधित जितना भी होगा ना, स्टिकी जितना भी होगा ना, वो आपको इंसेक्ट के द्वारा होगा। बर्ड्स, इरिथ्राइना, मेरीग्राविया, ये सब में क्या होता है आपको, डेट इज बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। चिरोटेरोफिली में बनाना में हो गया, एडम्नेसिया, यानी कि देखो यहाँ पर दिया हुआ एडेंसोनिया, है ना, एडेंसोनिया को बाओबाब ट्री कहते हैं। किजिला पाइनेटा, ये सब में आपको बैट के द्वारा होता है। मलैकोफिली में आपको क्रिसेंथेनम लेमना में ही होता है ना। मायरमिकोफिली एंट के द्वारा, एंट के द्वारा देखो चीटी के द्वारा कहाँ होता है, जैसे बबूल के पेड़ पर, जहाँ जहाँ पर आप चीटी देखोगे ना, जिस पेड़ पे, बड़हर के पेड़ पे, है ना, तो आपको होता है डेट इज क्या, एंट के द्वारा। ओके, तो एंट के द्वारा कहाँ कहाँ पर मैंने बताया,
आपको बड़हर पे बताया, अकासिया पे बताया, आपको जहाँ पर अगर देखें तो आर्चिड में भी होता है। आर्किड का नाम तो सुने ही होगी, जिसका सीड काफ़ी छोटा छोटा होता है। ह्यूमन के द्वारा जनरली जितने भी आपको सजाने वाले सजावटी जो पेड़ पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट उसमें होता है। अब आगे है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होते हैं, एक एडेप्टेशन होता है जिसके कारण, अब देखिए पॉलिनेटर्स क्या हुआ, तो जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करेगा उसे पॉलिनेटर कहते हैं ना। पॉलिनेटर क्या करता है ना कि आपको पॉलन ग्रेन टेक करने, नेक्टर लेने के लिए वो क्या करता है, जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि उसे पॉलन रिवार्ड ज़्यादा पसंद होता है। कोई कोई क्या होता है कि आपको पॉलन, आप नेक्टर लेता है लेकिन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही नहीं करता, तो उसे पॉलन रॉबर भी कहा जाता है। ओके, तो जनरली हम यहाँ देख रहे हैं कि तो नेक्टेरिफेरस ग्लैंड होता है, किसमें, इंसेक्ट में होता है। उस क्या करता है, वो फ्लावर से क्या करता है, नेक्टर टेक करता है, और इस ग्लैंड में आपको स्ट्रॉन्ग नेक्टिफेरस ग्लैंड होता है ना, किसके, इंसेक्ट में, सॉरी नहीं इंसेक्ट में नहीं होता, प्लांट में होता है, जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, और इसके कारण उसका गंध जो होता है ना काफ़ी हार्ड होता है, इसके कारण इंसेक्ट उसके तरफ एकदम एकदम बुलते बुलते चला आता है ना, काफ़ी एकदम फील करते हुए। तो इस तरीके से काफ़ी सुगंधित होता है, सेंसिटिव होता है, इसके पीछे चला आता है ना। दूसरी तरफ अगर कहा जाए विंड पॉलिनेशन ये सब में, तो ये तो हम बताइए थे कि लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है, आपको हवा में आराम से उड़ता है। जानते हो जितना भी होता है ना पॉलिनेशन अगर कहा जाए तो पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। कोई एक ही जा करके पहुंचता है, एक दो पहुंचा है, उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। लाख लाख में, आपको मिलियन मिलियन में निकलता है पॉलन ग्रेन, है ना। अभी की पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, अब मान लो कि कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, लाइक स्पीसीज है, एक कोई पॉलन ग्रेन किसी का गया उसी स्पीसीज का पिस्टल के पास, तभी तो इंटरेक्ट होगा ना। तो जो राइट टाइप होगा वही इंटरेक्ट होगा, जो रॉन्ग टाइप होगा वो इनकम्पेटिबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, तो जब डिपॉजिट होगा, जब जमा होगा जा करके आपको स्टिग्मा पे पॉलन, तो आपको जर्मिनेशन होगा, तब पॉलन ट्यूब बनेगा, और तब आपको जा करके ओव्यूल में जा करके जो भी आपको दैट इज फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोसेस है उसको क्या करेगा, आपको एक्सेस करेगा। तो ये कंपेटिबिलिटी स्टेट आ जाएगा, है ना। और जब ऐसा नहीं सिचुएशन होगा, दूसरे का स्पीसी रहेगा, तो वो इनकम्पेटिबिलिटी आएगा, यानी कि रॉन्ग टाइप आ जाएगा। अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग इमैस्कुलेशन और बैगिंग पढ़ते हैं। जैसे इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है, जब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हैं ना, प्लांट को ब्रीडिंग करते हैं, तो जैसे ये प्लांट है, तो यहाँ पर आपको है कि मान लेते हैं कि ये आपको प्लांट का ये मेल पार्ट है और ये आपको फीमेल पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हम जैसे यहाँ पर दूसरा कलर को टेक करते हैं, जैसे ये कलर टेक कर लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या किए, इस पार्ट को हमने क्या किया, कैंची से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, काट दिया, है ना, काट करके हटा दिया। तो अब क्या होगा, दूसरे प्लांट का ही ये तो हट गया ना मेल पार्ट, तो मेल पार्ट को हमने हटा दिया, यानी कि ई का मतलब होता आउट, और मैस्कुलिन का मतलब होता मेल पार्ट। मेल पार्ट को कट करके हटा दिया, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर को क्या कहेंगे, है ना। तो डेट इज, इस सिचुएशन को इमैस्कुलेशन कहते हैं ना। तो कब काटते हैं, तो पॉलन ग्रेन बनने के पहले या तो बर्थडे के समय हम लोग काट देते हैं ना, बर्थ के समय में। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये फीमेल बच गया तो दूसरा का पॉलन ग्रेन आएगा तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करने के कारण ऐसा करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको क्या है, डेट इज बैगिंग है। बैगिंग सिचुएशन क्या होता है जानते हो, बैगिंग में क्या होता है कि एक प्लांट है, आइए उसी तरीके से मान लो कि ये क्या है, आपको ऊपर मेल है और नीचे क्या है, दैट इज फीमेल है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, इस सिचुएशन में देखो बहुत देखो कंसेप्चुअल है, और ध्यान देना इस बात को, है ना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा आगे जा करके बैगिंग समझने में। तो बैगिंग क्या होता है ना कि जब जैसे कि मैच्योर हुआ ना, मैच्योर होने के पहले ही इसको एक बैग से कवर कर दिया जाता है, ठीक है। अब बैग कैसा रहता है, आपको ट्रांसपेरेंट रहता है ना, या तो बटर पेपर जो भी रहता है इसको कवर कर दिया जाता है। तो इसको कवर कर दिया जाता है, तो क्या हुआ, ये तो सेपरेट हो गया ना मेल से। अब क्या होगा कि जो अब ये मैच्योर होगा ना, तो उस समय पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर कोई भी दूसरे स्पीसीज को, तो जो हमको डिजायर्ड है उसको ला करके इस पर डस्टिंग कराते हैं, यानी कि छिड़कते हैं, और उसके बाद फिर से बैगिंग कर देते हैं, यानी कि बैग लगा देते हैं, यानी कि इसको ढक देते हैं। उस प्रोसेस को ही बैगिंग करते हैं, ताकि आपको प्लांट ब्रीडिंग हो, एक नए प्रकार के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपको प्लांट का ब्रीड का आपको डेवलपमेंट हो, है ना। तो डैट ये सब जो है आपको जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर में किया जाता है, यूनिसेक्सुअल में किया नहीं जाता है। तो ये हमने बताया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
अब फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, पॉलिनेशन के बाद एक ऐसा सिचुएशन आता है जो आपको क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन से आपको जब पॉलन ट्यूब बनाया था तो उससे जो गैमेट है आपको जाकर के एक सेल से मिलता है ना, तो फ्यूज होता है, तो आपको फर्टिलाइजेशन स्टेट कहा जाता है। तो इसमें देखिए पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा और ट्यूब बनाएगा, यानी कि पॉलन ट्यूब बनाएगा, लंबा होगा, तब वो जाएगा आगे की ओर, यानी कि है ना, तब ऑब्टरेटर से जा करके आपको सिनर्जिड में पहुंचेगा पहले, एक गैमेट चला जाएगा, एक के पास एगो चला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से आपको एगो जनरेटिव आपको फर्टिलाइजेशन होगा, एक हो जाएगा आपको वेजिटेटिव। तो दो तरीका का फर्टिलाइजेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन जो होता है मेन होता है, वो सेकेंडरी होता है जो आपको होता है। तो एक में आपको डिप्लॉयड बॉडी बन जाएगा जो आपको आगे जा करके जाइगोट में चेंज हो जाएगा, एक जो है आपको जो पोलर बॉडी से मिला है मेल गैमेट, वो आपको बना देगा पेक बना देगा, है ना, पेरियोस्पर्म इंडोस्पर्म सेल बना देगा, वो आगे जा करके इम्ब्रोसैक बनाएगा और जाइगोट वाला इम्ब्रो बना देगा। तो सबसे पहले जो है आपको इस तरीके से हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन के बारे में कैमरेरियस ने जनरली लगता है कि बताया था, नहीं कैमरेरियस नहीं बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको नावासचिन बताया था, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में नावासचिन बताए थे, है ना। तो पॉलिनेशन के बारे में बताया था कैमरेरियस जनरली। नेक्स्ट है अब है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नावासचिन बताए थे 1898 में बताया था। ट्रिपल फ्यूजन के बारे में भी यही बताए थे, है ना। तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट विच इन्वॉल्व्स अ फीमेल गैमेटोफाइट एंड 2 मेल गैमेट। इसमें क्या होता है कि एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, इम्ब्रोसैक, और क्या होता है दूगो मेल गैमेट होता है, उसी स्टेट को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले तो एंट्री होता है पोलन ट्यूब का, कि किस तरीका से एंट्री होगा, तो 3 तरीका का एंट्री होता है। देखो हम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं ना। अब तीनों कैसा कैसा, एगो होता पोरोगैमी, एगो होता मेसोगैमी और एगो होता चैलेजोगैमी। आपको याद रखना है, याद किए होगे पॉलिन मदर सेल। पॉलिन मदर सेल को शॉर्ट में कैसे लिखते हो, PMC, क्या लिखते होगे, PMC। तो यहाँ पर रखना है पोरोगैमी, मेसोगैमी और चैलेजोगैमी। और देखो पोरोगैमी किधर से जाएगा, नीचे से चलना है, नीचे में माइक्रोपाइल की तरफ। मेसोगैमी में कहाँ, बीच में जाएगा इंटरमेंट, ऊपर C4 चैलेजोगैमी। इस तरीके से याद रखेंगे। तो यानी कि पोरोगैमी में आपको जो है डायरेक्ट एंट्री होगा पोलन ट्यूब का, किधर से, माइक्रोपाइल वाले रीजन से। किधर से होगा, दैट इज माइक्रोपाइल वाले रीजन से क्या होगा, एंट्री होगा। मेसोगैमी में क्या होगा, इंटरमेंट की तरफ से घुसेगा, लेकिन आकर के आपको माइक्रोपाइल की तरफ से घुसेगा, यानी कि एंट्री करेगा सबसे पहले इंटरमेंट की तरफ से, इसीलिए मेसोगैमी। चैलेजोगैमी में हुआ एंट्री करेगा चैलेजा की तरफ से, लेकिन आते आते सटते 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 एडहेयर होते हुए, एडहेयर मतलब समझते हो, एडहेयर मतलब इसके इम्ब्रोसैक के लेयर एडहेयर होते हुए अब माइक्रोपाइल की तरफ से ही एंट्री करेगा, क्योंकि वहीं पर तो ऑब्टरेटर है ना भाई, एंट्री आने देगा। इधर तो आपको चेक हो गया एंट्री पॉइंट, रुक गया, है ना, ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से ये चैलेजोगैमी। पोरोगैमी में जनरली एग्जाम्पल आता है लिली आता है, मेसोगैमी में होता है कुकुरबिटेसी में ये जनरली होता है। ओके, तो ये सब में देखा जाता है। चैलेजोगैमी आपको काइजोरिना में देखा जाता है, अप्रिकोट ये सब में देखा जाता है ना। आगे हम लोग है, तो इस तरीके से हमने 3 तरीका का पोलन ट्यूब देखा, पोरोगैमी, मेसोगैमी और चैलेजोगैमी। आगे है कि अब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस में देखो कैसे कैसे होता है, देखो डायग्राम है कि मैच्योर पोलन ग्रेन था, इसमें दूगो था, एगो ट्यूब सेल था, एगो स्पर्म सेल था। देखो स्पर्म सेल कितना था, जेनेटिक सेल दूगो, यानी स्पर्म सेल बनाता था, यानी कि दूगो मेल गैमेट। स्पर्म सेल को मेल गैमेट कहते हैं, पोलन ट्यूब यानी कि वेजिटेटिव सेल बनता था, तो इसको ट्यूब सेल, ये आपको बनाएगा पोलन ट्यूब, ये दोनों जा करके आपको हैप्लॉइड है, आपको एग और आपको सेकेंडरी सेल से मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले ये यहाँ पर आया, लैंडिंग किया, डिपॉजिट हुआ यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि स्टिग्मा वाले रीजन पे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे देखो इसमें पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुआ, है ना। पोलन ट्यूब क्यों बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको पेक्टिनेज, कैलोज ये सब इंजाइम आपको निकलेगा, जिससे क्या होगा धीरे धीरे प्लास्टिसिटी बढ़ने लगेगा आपको पोलन ट्यूब का, है ना। अब बढ़ने लगेगा, और ख़ास करके कैल्शियम बोरान इंसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स के कारण आगे पोलन ट्यूब का धीरे धीरे डेवलपमेंट होते चला जाएगा। देखो डेवलपमेंट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपको इसके अंदर आपको दूगो मेल गैमेट रहेगा, है ना, और बहुत सारे रहेंगे कैलोज वगैरह वगैरह, आपको जो भी है आपको प्लाज्मा वगैरह डेंस ये सब रहेगा, है ना। तो ये सब धीरे धीरे आते हुए, जैसे कि देखो धीरे धीरे क्या हुआ, पोलन ट्यूब ग्रोथ करते जाएगा, ग्रोथ हो गया और आगे की तरफ आते हुए इस तरीके से किधर की ओर एंट्री मारेगा, ये आपको डेट इज किधर की तरफ, आपको माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री मारेगा, अंदर की ओर चला जाएगा।
जैसे देखो यहाँ से एंट्री मारा ना, तो एंट्री मारेगा तो एक सेल की तरफ चला जाएगा, एक सेल की तरफ चला जाएगा। तो ये जो सबसे पहले जो एंट्री मारा तो एक वो चला जाएगा एक सेल के पास, एक वो चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि ये जो है बगल बगल वाला सिनर्जिड से बीच वाला जो है एक सेल, एक मेलगामेट यहाँ चला गया, ये जो था सेंट्रल सेल था एक यहाँ चला गया, तो 2 पहले था अब 3 हो गया, तो यानी कि 3n। तो ये बना देगा पेक, बना देगा PEC, जिसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहलाएगा पेन कहलाएगा। ये जो स्टेट है यही जो होता है मेन जो होता है चीफ होता है, यही कहता है कि आपको डेट इज क्या है, राइट टाइप है आपको गैमेट की नहीं तो राइट टाइप स्पीसीज के साथ होगा, तो इसी को कहते हैं सिनगैमी कहते हैं। इस प्रकार के फ्यूजन फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। और ऊपर हुआ ट्रिपल फ्यूजन, तो 2 तरीका का आपको फर्टिलाइजेशन होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेलगैमेट फ्यूज होता है एक सेल के साथ और दूसरा क्या फ्यूज होता है किसके साथ, सेंट्रल सेल के साथ, तो आपको एंडोस्पर्म बनाता है इस तरीके से। बाकी सब जितना भी है जो भी एंटीपोडल सेल है जो सिनर्जिड से सब बाद में जाकर के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्टेट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ओव्यूल से आपको सीड बनेगा, उसके बाद ओवरी से आपको फ्रूट बनेगा। ये 4 गो सिचुएशन होता है, पहले एंडोस्पर्म बनना, उसके बाद एम्ब्रियो बनना, उसके बाद सीड बनना, उसके बाद फ्रूट बनना। तो डैट इज ये पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म बनना, क्योंकि एंडोस्पर्म इसलिए बना क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है एम्ब्रियो को, इसीलिए एंडोस्पर्म सबसे पहले बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं एंडोस्पर्म में देखो तो क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो जिसके कारण ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर PEMC यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल जो है आपको धीरे धीरे आपको जब उसमें माइटोसिस होगा ना, तो माइटोसिस होने के बाद वो किस में इंटरचेंज हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। अब यहाँ पर देखना है कि एंडोस्पर्म किस तरीका से बनता है, एंडोस्पर्म 3 तरीका से बनता है ना, एक सेलुलर तरीका का, एक न्यूक्लियर तरीका का, एक हेलोबियल। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म देखो हम अच्छा तरीका से समझाते हैं आपको। जैसे कि ये मान लो क्या है कि ये आपको डेट इज है, एंडोस्पर्म किससे बनता है, 3n से बनता है, तो ये जो है आपका 3n है। अब इसके अंदर जो भी होगा न्यूक्लियस होगा और कितना होगा, 3 जो सेल था यानी कि 3n, इसका क्या था डेट इज, हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है डेट इज, ये 3 जो सेल 3 इसको टेक करते हैं ना, तो डेट इज यहाँ पर जो देख रहे हैं 3n है। तो ये जो है इसका न्यूक्लियस या जो ये प्लाज्मा है, तो इसका अगर सेल जो है हम इसको लेकर के चलते हैं, ये जो है पेक है ना इसी को, तो ये जो पेक है ना, तो पेक के अंदर क्या होगा, पार्टिकुलर बहुत सारा डिवीजन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये आपको बदल जाएगा, बहुत सारे सेल में बदल जाएगा। ये बदल जाएगा किस में, अंदर वाला जो हिस्सा था ना इतना, तो ये अंदर वाला जो हिस्सा देखेंगे कि क्या होगा कि इस तरीका का आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। अंदर वाले में क्या होगा, ये हम बड़ा करके बनाते हैं, ये क्या हुआ, ये बहुत सारा हिस्सा में बटा था, ये बहुत सारा हिस्सा में बटा था, जैसे बहुत सारा बट गया था है ना, इस तरीका से बट गया था, प्रत्येक इस तरीके से बट गया था है ना। तो जैसे ही ये बटा था ना, तो अब यहाँ पर हमें जानना है कि अब प्रत्येक जगह आपको जनरली आपको जो भी बटा था इस तरीके से सेल सेल प्रत्येक जो है सेल बना देगा, प्रत्येक में क्या हो जाएगा, आपको न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का एंडोस्पर्म क्या हुआ, ये सेल बना दिया, बट करके क्या हुआ, बहुत सारा सेल आपको सेलुलर फॉर्म में आपको एंडोस्पर्म बटाते, इसी को कहते हैं यानी कि साइटोकाइनेसिस हुआ है ना। तो डेट इज क्या हुआ, डेट इज इसको कहते हैं हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ये सेलुलर एंडोस्पर्म ये सब जनरली जानते हो कि इसमें देखने को मिलता है, बालसम में, धतरा में, पिटूनिया में, ये सब में आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ओके, लेकिन अब मान लो कि अब सिचुएशन एक ऐसा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में मान लेते हैं कि इसका ये मान लो कि आपको हम बता रहे हैं कि ये आपको 3n पेक है, इसमें मान लेते हैं कि ये बहुत सारा आपको जो भी इसका न्यूक्लियस था, मान लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस था है ना, चलिए इसका न्यूक्लियस मान लें, तो डेट इज ये मान लो कि ये इसका क्या है, ये PEC है। अब पेक में जानते हो कि क्या होगा, डेट इज इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है जो आपको 3n है। अब यही जो न्यूक्लियस है ना, मान लो कि बट गया, बहुत सारे पार्ट में टूट गया है ना, बहुत सारे पार्ट में टूट गया,
तो ये बहुत सारे पार्ट में टूट गया है ना, बहुत सारे पार्ट में, छोटे छोटे हिस्से में क्या हुआ, टूट गया। तो ये टूट गया ना, तो प्रत्येक जो न्यूक्लियस क्या हुआ, प्रत्येक न्यूक्लियस टूटा तो प्रत्येक न्यूक्लियस क्या बना देगा, आपको क्या बना देगा, एक हम लोग कहेंगे कि इम्ब्रोसैक बना दिया है ना। इस तरीका का बहुत जितना भी न्यूक्लियस टूटा, प्रत्येक जो है वो जा करके आगे जा करके एंडोस्पर्म बना देगा। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस होगा, इस स्टेट को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो उसको कहेंगे ये होता है जनरली आपको व्हीट में, मेज में, राइस में, यानी कि जनरली सीरियल्स में देखने को मिलते हैं। एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जनरली दोनों मेथड देखने को मिलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म भी आपको, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दोनों मेथड रहेगा मिला हुआ, इसको कहते हैं हेलोबियल। ये जनरली एस्फोडिलस में होता है। ओके, और आगे हम लोग देखते हैं एंडोस्पर्म का आगे क्या उसका फंक्शन है। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन हमें समझना है कि एंडोस्पर्म का उसका कार्य क्या है। तो एंडोस्पर्म का क्या कर रहेगा, एंडोस्पर्म का फंक्शन है कि न्यूट्रिशन प्रदान करना किसको, एम्ब्रो को, और क्या करना, उसको सपोर्ट करना और उसको ग्रोथ करना, है ना। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमने एंडोस्पर्म पढ़ लिया। अब एंडोस्पर्म बन गया तो न्यूट्रिशन देगा एम्ब्रो को, यानी कि अब एम्ब्रो का बनना स्टार्ट होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रो, यानी कि एम्ब्रो किस तरीके से आपको बना। तो हम लोग आगे देखते हैं, ये जो पेज है आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो है, यानी कि एम्ब्रोजेनेसिस कहेंगे। एम्ब्रो बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एम्ब्रोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि एम्ब्रोजेनेसिस को अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी करेंगे। तो एम्ब्रो आखिर क्या है। एम्ब्रो जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, द एम्ब्रो ऑफ अ प्लांट इज ए मिनिएचर प्लांट tucked into a fetal position in the seed. It is actually one of the earliest stage of the development of the plant। देखिए यहाँ पर ये है, ये अर्लीस्ट स्टेज है ना। कोई भी प्लांट का अर्लीस्ट स्टेज क्या कहलाता है, एम्ब्रो। एम्ब्रो होता है जो जाइगोट से बनता है ना, जो आगे जा करके फिटल पोजीशन आपको सीड के अंदर आपको पाए जाते हैं। तो इस तरीके से डैट इज जा करके तब एम्ब्रो, यानी कि सटीक तरीके से हम लोग कहेंगे कि सीड के अंदर रहेगा। तो एम्ब्रोनल एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग पढ़ेंगे तो कॉलोराइजा, कॉलोप्टाइल, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल जो भी है ना, तो वो आपको एम्ब्रो वहीं पर आपको मौजूद होते हैं। एम्ब्रो दिखाई नहीं रहता लेबलिंग में, लेकिन वही जो पूरा रीजन होता है एम्ब्रो का रीजन होता है। तो देखिए डाइकोट जो एम्ब्रो होते हैं उसमें एक एम्ब्रोनल एक्सिस होता है, दो कॉटिलिडन होता है। ओके, तो जो मैच्योर एम्ब्रो होगा ना, जब एम्ब्रो क्या होगा, जब एम्ब्रो बनेगा पहला स्टेज में, तो क्या होगा, जाइगोट हुआ, तो जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रो बनेगा। सबसे पहला जो एम्ब्रो बनेगा प्रो एम्ब्रो, उसके बाद 8 सेल वाला बनेगा तो उसको ग्लोबुलर एम्ब्रो कहेंगे। 8 सेल के बाद वाला जो बनेगा उसको हार्ट सेल कहेंगे। हार्ट सेल के बाद मैच्योर एम्ब्रो। तो मैच्योर एम्ब्रो में एक एम्ब्रोनल एक्सिस होगा, दो कॉटिलिडन होगा डाइकोट वाले में, जबकि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होगा। और बहुत सारा भी कॉटिलिडन हो सकता है आपको, किसमें, पाइनस वाले में बहुत सारा होता है ना, 5 से ज़्यादा होता है कॉटिलिडन, है ना। तो इस तरीके से अब एम्ब्रोजेनेसिस हम लोग पढ़ते हैं। एम्ब्रोजेनेसिस क्या है, इसमें क्या होता है, सेल्स का क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है ना। वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, वो स्पेशली तरीके से वो आपको नए तरीके से आपको बनते हैं, मैच्योर्ड होते हैं। और उसका जब सेल बनने लगेगा, विभक्त होगा, तो एक जगह से अलग अलग ग्रुपिंग कर करके बनाएगा, डिफरेंट तरीका का टिश्यूज बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एम्ब्रो का देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखना है कि ये जाइगोट था, माइक्रोपाइल की तरफ जो हिस्सा था उसको बेसल सेल कहते हैं, और जो चैलेजल की तरफ था उसको दैट इज हम लोग कहते हैं, ये बेसल था एगो, इसको कहते हैं इपी बेसल, एगो नीचे वाले को कहते हैं बेसल को हायो बेसल कहते हैं ना। तो बेसल रीजन में सबसे पहले इधर देखो माइक्रोपाइल की तरफ, तो 3 से 5 बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तब ये सस्पेंसर बनाएगा। सस्पेंसर आगे जा करके जब डिवीजन होगा, है ना, पेरिकेनाल, तो जा करके एगो टर्मिनल बनाएगा सेल, एगो प्रोक्सिमल सेल बनाएगा। तो टर्मिनल सेल तो जनरली आगे जा करके बड़ा होगा, तो ये तो आपको क्या बनाएगा, जाइलम फ्लोएम जैसा आपको सस्पेंसर में रहना चाहिए, है ना, वाटर फूड पर लाने वाला पार्ट। ये जो प्रोक्सिमल सेल है ना, यही जो आपको हाइपोफाइसिस कहलाएगा। और इसमें अगर ट्रांसवर्स डिवीजन अगला हुआ ना, तो वो वर्टिकल डिवीजन होता है आगे जा करके, तब ये आपको रूट कैप बनाता है और एम्ब्रियोनिक रूट बनाता है। तो इस तरीके से जो बेसल पार्ट जो सेल है उससे क्या होता है, आपको वैस्कुलर सेल बनता है सस्पेंसर का, और एम्ब्रियोनिक रूट और रूट कैप बनता है। अब आगे है कि जो चलेजा की तरफ रहते हैं टर्मिनल पार्ट, उसमें पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, तो 2 सेल बन जाएगा, दो टर्मिनल सेल बन जाएगा, एक से 2 टर्मिनल सेल। और जब इसमें दो गो आपको लॉन्गिट्यूडनल होगा,
तो आपको 2 से 4 सेल बन जाएगा, तो यानी क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं होगा, ट्रांसवर्स होगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा हुआ, लंबत आपको डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स डिवीजन में क्या हुआ आपको, दैट इज हॉरिजॉन्टल होगा, तो उसके बाद 4 से 8 बन जाएगा। अब यहाँ पर पेरिकेनाल होगा तो 2 लेयर बन जाएगा, एक आउटर एक इनर। तो आउटर वाला जो बना 8 आउटर सेल्स, इनर वाला जो 8 इनर सेल्स, तो दोनों में देखो 8 आउटर सेल्स जो होंगे वो डर्मेटोजेन कहलाएगा, 8 इनर सेल्स यहाँ फिर से डिवीजन होगा तो ये पेरिकेनाल हो जाएगा। तो ये कहना जाएगा इनिशियल प्लीम्यूल कहलाएगा, इनिशियल ऑफ प्लीम्यूल कहलाएगा कॉटिलिडन वाला इनिशियल, यानी कि एक हो गया प्लीम्यूल का इनिशियल, एक हो गया कॉटिलिडन। जो पहले ऊपर वाला जो देखे तो आउटर सेल जो था डर्मेटोजेन का वो एंटीकेनाल होकर के आपको बनाएगा क्या, बहुत सारा और जो है सेल बना करके एपिडर्मिस बनाएगा। एम्ब्रियो का क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। इधर वाला जो था इनिशियल ऑफ प्लीम्यूल वो आगे जा करके एम्ब्रियोनिक सूट चेंज हो जाएगा। और कॉटिलिडन जो है आप कॉटिलिडॉन जो है डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन और मोनोकॉटिलिडन में सिंगल कॉटिलिडन बना देगा। तो इस तरीके से हमने देखा जाइगोट का डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं सीड का डेवलपमेंट क्या होता है। सीड क्या होता है, एक सीड के अंदर देखो सीड कॉट होता है। सीड कॉट मतलब कि उसका जो कवरिंग जो पार्ट होता है, अंदर में कॉटिलिडन होता है, कॉटिलिडॉन होता है, उसके में एक एक्सिस होता है। तो एंजियोस्पर्म का जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो जाना जाता है कि फ्रूट के इनसाइड क्या होता है, डेट इज सीड होता है। तो अगर हम लोग बहुत सारे स्पीसीज में देखते हैं कि फ्रूट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होता है कि आपको जनरली पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको सीड बनते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं जिम्नोस्पर्म में तो सीड डायरेक्ट एकदम नेक्ट होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म में फ्रूट के इनसाइड आपको बनता है सीड, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि कोई फ्रूट है, अब मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बिना ही बन गया, है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ भी नहीं, तो उस वैसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। ऐसा सिचुएशन आपको बनाना में जनरली देखने को मिलता है। तो अब ही इतना ही फ्रूट में है, लेकिन सॉरी सीड में इतना ही है, तो सीड में जरूरी इतना ही नहीं पढ़ना है, सीड में और है एक ज़्यादा एक्स अल्बुमिनस है ना, तो और अल्बुमिनस सीड पढ़ना है ना। तो बहुत सारा ऐसा ऐसा आपको पढ़ना है एनसीईआरटी कंटेंट में। चलिए इतना ही दिया है, इतना ही देखें। चलिए अब आगे है फ्रूट है। तो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट जो है ऑबरी वाला जो पार्ट है जो चेंज होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, किसमें, फ्रूट में। तो मैच्योर जो है ऑबरी है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको सीड के साथ वाला हिस्सा आपको क्या कहलाता है, पूरा का पूरा फ्रूट कहलाता है। अब फ्रूट का क्या आपको महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ये बताया गया, यानी कि सिग्निफिकेंस इन फ्रूट का मतलब इंपॉर्टेंस। पहले तो ये एनर्जी देगा, दूसरा काम है कि न्यूट्रिएंट्स का खजाना होगा, यानी कि शुगर विटामिन इसमें होगा। तीसरा बात है कि ये क्या करेगा, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको से सीड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि बाहर का कवर क्या है, फ्रूट है। नेक्स्ट है कभी कभी ये क्या करता है, सीडलिंग को क्या करता है, जो भी सीड होते हैं ना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, फ्रूट क्या करता है, जब फ्रूट फटता है ना तो सीड सब छितरा आ जाता है, तो डिस्पर्सल करने में भी मदद करता है। अब है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी चेंजिंग आती है ओवरी में, ओवरी वाले जो पार्ट है जो भी है आपको डेट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजिंग आती है। ओवरी बदल जाता है फ्रूट में, ओवरी बाल बदल जाता है पेरिकार्प में, छिलका में। जैसे कोई खाए होंगे फ्रूट तो उसका जो छिलका होता है उसको पेरिकार्प कहते हैं। और फिर बदल जाता है टेस्ट सीड में, और बाहर का जो इंटीग्यूमेंट होता है टेस्टा में बदलता है, इनर का इंटीग्यूमेंट आपको टेगमेन में बदलता है, जो आपको सीड कॉट कहलाता है ना। सिनर्जिड्स जो है डिजनरेट कर जाता है, एक सेल आपको बाद में जाकर के पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ऊस्पोर कहलाता है, जिसे आपको जाकर के आगे जाकर के उसी से इम्ब्रो तैयार होता है। तो ये था हमने पढ़ा था अभी तक एम्फीमिक्सिस। अब हम पढ़ते एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है नॉर्मल प्रोसेस से नहीं हो रहा है, यानी कि एबनॉर्मल तरीका से हो रहा है या अदर प्रोसेस से हो रहा है, तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस में जनरली अब क्या क्या पढ़ना है, चलो अब एडिशनल टर्म यानी कि दिया हुआ है पार्थेनोकार्पी क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर आपको फ्रूट बन गया, फ्रूट उत्पन्न हो गया, प्रोड्यूस हो गया, तो एक ऐसा प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम लोग कहते हैं। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है बेसिस पर अगर देखें तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक जेनेटिक पार्थेनोकार्पिक, जैसे कि मान लेते हैं कि उसके जीन में चेंजिंग के कारण म्यूटेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिसके कारण तो ये हुआ है जेनेटिक पार्थेनोकार्पिक, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मान लेते हैं कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आपको फुहारा पड़ा, फ्रॉस्ट पड़ा है ना, बर्फीली एरिया में है ना, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, फ्रीजिंग हुआ, ये सब के कारण क्या होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। फर्टिलाइजेशन के
बिना ही आपको फ्रूट बन गया, तो ये इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अब है आगे है कि जैसे केमिकल इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जैसे हमने क्या किया, बाहर से आर्टिफिशियली मैंने केमिकल पुट किया। जैसे आपको IA है, IAA क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। अल्फा NaNA का मतलब क्या हुआ, अल्फा नेफ्थलीन, है ना, आपको नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हुआ। तो जिब्रेलिन, ये सब हार्मोन्स है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, आपको पुट करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो ये सब के कारण आर्टिफिशियली आपको क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का भी फॉर्मेशन होता है। तो जनरली 3 कारणों से पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। पहला जेनेटिक पार्थेनोकार्पिक, जेनेटिक तरीके से, दूसरा एनवायरमेंटल कारण से, तीसरा आपको केमिकल इंड्यूस कारण से। ओके, आगे हमें है जानना एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में ही पार्थेनोकार्पिक पढ़ना पड़ता है। चलो एपोमिक्सिस क्या हुआ, एपोमिक्सिस के बारे में जो साइंटिस्ट थे 1908 में विंकलर ने बताया था। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन है ना, जो क्या होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर नहीं होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि पार्ट यानी कि मायोसिस और सिगामी नहीं होता है, यानी कि जनरली कह सकते हैं कि जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है वो होगा नहीं, तो दूसरे अदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अलग जो मेथड है उसके कारण होगा, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अदर जो है प्रोसेस से, यानी कि एबनॉर्मल ढंग से आपको क्या होगा, आपको जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसे कहते हैं डेट इज एपोमिक्सिस कहते हैं। लेकिन कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन एक्ट करेगा एकदम एसेक्सुअल के जैसा, इसीलिए मिमिक्स भी कर सकते हैं। अब है कि एपोमिक्सिस में जैसे ये 2 टाइप दिया हुआ है, एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एक है हेमोस्पर्मी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि जैसे कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई चीज़ बनता है जनरली एसेक्सुअल तरीका से, जैसे रूट स्टीम लिप से करके उसका पार्ट को हटाते हैं और उसको डीप कर देते हैं सॉइल में, तो एक नया पार्ट बनता है ना, या तो आर्टिफिशियल या तो नेचुरल तरीके से, तो हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये सब तो आपने पढ़ाई होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने बोला कि एपोमिक्सिस आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन जनरली इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिक्स कहा जाएगा कभी कभी, क्योंकि डिप्लॉयड बॉडी बना देगा। अब है जैसे ए गैमोस्पर्मी, ए का मतलब होता है नॉट, किसी वर्ड में ए या एन पहले लगा रहता है उसका होता है नॉट। गैमो का मतलब हुआ मैरिज, स्पर्मी का मतलब हुआ सीड, है ना। बिना फर्टिलाइजेशन के आपको सीड बन जाएगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं एगैमोस्पर्मी। आपको लिखा हुआ है प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेक्स बट टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन और मायोसिस। बिना मायोसिस या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के कारण आपको क्या हुआ, या नहीं कि हम लोग कह सकते हैं कि बिना सेक्स सेल्स का आपको इन्वॉल्विंग होने के कारण आपको क्या बन गया, सीड बन गया, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी 3 स्टेज के कारण होता है। तो 3 तरीके से होता है, एक डिप्लोस्पोरी, दूसरा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और तीसरा है एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, वो डायरेक्ट माइटोसिस करने के बाद तुरंत बना देता है क्या, इम्ब्रोसैक। इम्ब्रोसैक तुरंत जानते हो इम्ब्रो बना देता है, क्योंकि इम्ब्रोसैक के अंदर ही इम्ब्रो बनता है, तो ये भी माइटोसिस के कारण ही, है ना। तो ये ऐसा सिचुएशन रेगुलर आपको क्या हुआ, डिप्लॉयड बनते गया स्पोर, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिप्लोस्पोरी, है ना। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि कोई इंटीग्यूमेंट का है, जैसे न्यूक्लियर या तो इंटीग्यूमेंट सेल है और वो उससे आपको डिप्लॉयड एम्ब्रो बन गया, है ना, तो उसको कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यानी कि जो ओव्यूल का में हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रोसैक के ओवर आपको इंटीग्यूमेंट पार्ट है या तो न्यूक्लियस पार्ट है, उसका जो सेल है उससे बन गया एम्ब्रो, और वो भी कैसे बना, अप्लाइड डिप्लॉयड, तब इस सिचुएशन को कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एपोस्पोरी क्या है, एपोस्पोरी उसको कहते हैं कि जैसे कोई इम्ब्रोसैक बन गया, इम्ब्रोसैक बन गया यानी कि हम लोग कहेंगे कि कोई स्पोरोफाइट से डायरेक्ट आपको क्या बन गया, गेमेटोफाइट बन गया, है ना। तो डैट इज इस प्रोसेस को एपोस्पोरी कहते हैं। एपो का मतलब फ्री होता है ना, तो डायरेक्ट आपको बन जाता है गेमेटोफाइट। तो इस सिचुएशन जो होता है ये आपको इम्ब्रोसैक के बाहर होता है, जहाँ पर एपोस्पोरिक इम्ब्रोसैक आपको बनते हैं, है ना। तो सॉरी उल्टा हो गया, गेमेटोफाइट से आपको स्पोरोफाइट बनेगा। ओके, तो उसको क्या कहेंगे, एपोस्पोरी यहाँ लिखा है, तो ध्यान देना है, इसको मिला लीजिएगा एपोस्पोरी को एक बार। नेक्स्ट है पॉलीइम्ब्रोनी। जब इम्ब्रो का आपको नंबर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा, उस सिचुएशन को कहते हैं पॉलीइम्ब्रोनी। पॉलीइम्ब्रोनी के बारे में आपको क्या बताया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1917 बताया था, वो भी आपको नारंगी वाले सीड पे बताया था, है ना। तो क्या होता है
इसमें क्या होता है, जब एक से ज़्यादा एम्ब्रो हो जाते हैं ना सीड के अंदर, तो उस सिचुएशन को पॉलीएम्ब्रोनी कहते हैं। तो ल्यूवेनहॉक ने बताया था, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek बताए थे, जिस बैक्टीरिया के बारे में बताए थे। अब क्या होता है, पॉलीएम्ब्रोनी दो सिचुएशन तरीके से आपको होता है, दो ऑरिजिनेटिंग सेल के कारण होता है। एक गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रोनी कहलाता है, जिसमें आपको क्या होगा, हैप्लॉइड सेल आपको अराइजेज फ्रॉम हैप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रोसाइक। एम्ब्रोसाइक में क्या होगा, आपको हैप्लॉइड सेल्स क्या होता है, आपको बनता है ना। तो ये हो गया गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रोनी, यानी कि एम्ब्रोसाइक में देखते हैं कि बहुत सारे एम्ब्रो बना, वो हैप्लॉइड नेचर में है, तो हो गया गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रोनी। एक डिप्लॉइड के फॉर्म में बनेगा तो वो हो गया स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रोनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा लोग को समझ में नहीं आता है कि जीनिया और मेटाजीनिया क्या होता है। तो एंडोस्पर्म में इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं ना। लेकिन जब अगर पॉलन ग्रेन का आपको इफेक्ट है डायरेक्ट, तो वो हो गया जीनिया कंडीशन, जिसके कारण कलर का चेंजिंग है ना। जो भी आपको देखने को मिलता है इफेक्ट, तो वो जीनिया होता है। मेटाजीनिया में क्या होता है कि आपको पॉलन के अलावा जो भी जितना भी के कारण, प्रोसेस के कारण आपको जो भी हुआ है, तो वो हुआ मेटाजीनिया स्टेज। तो जीनिया के बारे में बिंगलर और वर्स फोके ने बताया था, 1881 में बताया था, सही है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, पॉलन या तो मैटरनल टिश्यू, आपको पॉलन यानी कि जो मैटरनल टिश्यू है वो इफेक्ट करते हैं, किसको, सीड कॉट को, पेरिकार्प को इफेक्ट करते हैं ना। तो डेट इज ये इफेक्ट कहलाता है, आपको जीनिया कंडीशन कहलाता है। दूसरा लिखा हुआ है, व्हेन वन एलील इन द पॉलन इज एबल टू मास्क द इफेक्ट ऑफ द डबल डोज ऑफ अदर, है ना। यानी कि जो एलील है पॉलन का, वो ज़्यादा अपना इफेक्ट मतलब कि अपना प्रभावित करेगा, है ना, डोमिनेंट हो जाएगा, जिसके कारण ये कंडीशन एम्ब्रोसाइक में आएगा ना, तब जीनिया कंडीशन आएगा, है ना। तो आगे है मेटाजीनिया। जीनिया से हट करके जीनिया का अदर फॉर्म है मेटाजीनिया। मेटाजीनिया क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो एलील होते हैं, है ना, जो मान लेते हैं कि कोई भी एलील है, मेल गैमेट का है या कुछ भी है, मेल पार्ट जो भी है, उसके डबल डोज के कारण ये ऐसा होता है। तो आपको क्या होता है कि रिसेसिव चांसेस आपको क्या होता है एम्ब्रोसाइक में देखने को मिलता है ना, किसी ना किसी का। तो ये सिचुएशन मेटाजीनिया कहलाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि एन्यूफ्लाइड देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, आपको सेग्रीगेशन, आपको काफ़ी ब्लॉकिंग प्रोसेस देखने को मिलता है, यानी कि सेग्रीगेशन आपको काफ़ी जो है, सेग्रीगेशन जो होता है उसमें देखने को ही नहीं मिलता है। जैसे कि आप मेंडल में पढ़े थे ना कि सेग्रीगेशन, कि आपको F2 जनरेशन में क्या होता कि टॉल अलग हो गया था, डॉर्फ अलग हो गया था, है ना, तो सेमी टॉल एक साथ था। तो इस तरीके से इसमें नहीं होगा, इसमें सेग्रीगेशन नहीं होगा, तो इसमें सेग्रीगेशन रुक जाता है, तो इसको कहते हैं मेटाजीनिया स्टेज कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इस तरीके से हमने पूरा बताया। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर्स, हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना, हैंडबुक बायोलॉजी अरिहंत पब्लिकेशन। इस तरीके से हमने बताया आपको, है ना। तो आप हमारे अगर सुन रहे हैं और देख रहे हो, है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को, है ना, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें, है ना, कैसा लगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसे भी शेयर करें, है ना, जो डाउट हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।